हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई नीट में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जेई मेन और नीट में हर साल आना ऑलमोस्ट डन ही है और जेई एडवांस में भी कई बार काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझेंगे भाई। काफी इजी टॉपिक है ये, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। बस अपने कॉपी पेन उठा लो और शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, तो अपना क्या है भाई टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमें यह देखना है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो अपन ने क्या किया भाई, एक करंट कैरिंग वायर लिया है ना, और इसमें करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा था आई, और इसको हमने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इनटू द प्लेन है। ठीक है, और इस वायर का हमने एक छोटा सा पोर्शन ले रखा है डीएल लेंथ। हमें देखना है इस डीएल लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं भाई वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहे होंगे, करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का भाई कौन है, अपन मोशन की स्टडी कर रहे हैं टेकिंग पॉजिट्रॉन। अगर मैं पॉजिट्रॉन लूं कि करंट की डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिट्रॉन। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये वायर के अंदर किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो पहली बात मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट फोर्स ऑन वन पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन पे फोर्स देखूं तो वो फोर्स कितनी लग जाएगी भाई, खुद ही बताओ। तो भाई ये फोर्स हो जाएगी, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन पे चार्ज है E और ये हो जाएगा, ये मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इनटू B। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भाई यही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखना चाहा कि इस डीएल लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस डीएल लेंथ के अंदर कितने पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो अपन अपन अब क्या देखना चाहते हैं, अपन देखना चाहते हैं फोर्स ऑन डीएल एलिमेंट। किस पे फोर्स देखना चाहते हैं अपन, अब हम वायर के कोई छोटे से लेंथ पे फोर्स देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स को देखने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा इस डीएल लेंथ में कितने पॉजिट्रॉन है ना। तो इसमें कितने पॉजिट्रॉन होंगे, तो वही पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन इस वायर में कितने हैं, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना एक पॉजिट्रॉन पे फोर्स लग रही है। एक पॉजिट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है, ई टाइम्स ऑफ वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। मान लो भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वायर की वो है एन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल लेंथ डीएल या इन दिस स्मॉल वॉल्यूम डीएल वाले वॉल्यूम में। ओके, तो ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएल। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया भाई वॉल्यूम, और ये क्या थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इनटू में क्या कर देंगे, अभी तो हमें क्या मिल गए, हमें मिल गए भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन और या फिर फोर्स ऑन ए पॉजिट्रॉन, दैट इज ई टाइम्स ऑफ वी डी क्रॉस बी, है ना। क्या कर दिया, ई टाइम्स ऑफ वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। अब एक बात खुद ही बताओ भाई, वी डी वेक्टर जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या ले रखा है अपन ने, डीएल ले रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडी को बाहर निकाल के ले आ रहा हूँ, एन ई ए वी डी, है ना, और फिर अपना ये हो जाएगा ब्रैकेट डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एन ई ए वी डी है तो भाई जाना जाना से एक्सप्रेशन है, कहाँ पे देखा था हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट आई, है ना, इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या आ गई, ये आ गई भाई फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ डीएल। तो यहां से अपने पास एक्सप्रेशन आ गया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर तुमने किस में रखा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस पे एक फोर्स लगेगी और फोर्स कितनी लगेगी, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद रखेंगे। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे क्या, डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये तो भाई छोटे से सेक्शन पे फोर्स आई है, ये किस पे आई है, दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर। तो यहां पर मैं वही लिख लेता हूं, दैट डीएल यहाँ पे क्या है, डीएल इज स्मॉल एलिमेंट, या फिर अगर हम इसको बोले, इसको बोलते हैं भाई डिफरेंशियल एलिमेंट, फोर्स ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल, है ना, और कैरिंग करंट आई। ये जो डीएल एलिमेंट था इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था भाई, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नेट फोर्स इस वायर पे कितनी लगेगी। क्या देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं नेट फोर्स ऑन वायर। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे भाई, डीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई नेट फोर्स ऑन वायर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं एफ नेट। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट अगर मैं बात करूं नेट फोर्स हो जाएगी आई टाइम्स ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या आ गई भाई, ये आ जाएगी नेट फोर्स ऑन द वायर। ओके, अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर अपना क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म।
अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया ना तो अपन क्या करेंगे, तो भाई देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, करंट पे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ किस पे, डीएल वेक्टर पे। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पे भी इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, तो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में जो फोर्स तुम्हारी हो जाती है, उस केस में फोर्स हो जाती है आई टाइम्स ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, बिल साइन थीटा। कैसे याद कर लेते हैं, बिल साइन थीटा, क्योंकि क्या हो जाएगा अभी क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आई एल बी साइन थीटा, तो उसको क्या बना दिया, बिल साइन थीटा। बस एक निमोनिक से याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो अपन सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त तुम्हें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एल है ना, एल क्या है तुम्हारा, लेंथ वेक्टर है। कौन कौन सा वेक्टर है भाई, लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, आई का मतलब इनिशियल है, एफ का मतलब फाइनल है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात तुम्हें जो याद रखनी है, जो एल वेक्टर लेनी है तुम्हें, एल वेक्टर वो वाली लेंथ लेनी है जो अलोंग द करंट हो। ठीक है, करंट के अलोंग लेना है अपने को एल वेक्टर। बात समझ में आ रही है। और क्या बताया था मैंने बताया था कि भाई डायरेक्शन इसकी कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, डायरेक्शन के लिए हम यूज करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे भाई, राइट हैंड थंब रूल। काफी बार हम पहले भी इस रूल को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो भाई कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एल वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करना है, उन्हें कर्ल कर देना है बी वेक्टर की तरफ। जो तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हें एफ वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। क्या बोला मैंने, एल वेक्टर की तरफ फिंगर्स को पॉइंट करेंगे राइट हैंड की, कर्ल कर देंगे बी वेक्टर की तरफ, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ केसेस की बात करते हैं। पहला केस, अगर लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या फिर लेंथ वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, या फिर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अभी अभी अपन ने देखा एफ इज आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा पे डिपेंडेंसी आ रही है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के पैरेलल है तो नेट फोर्स ऑन द वायर विल बी 0। ठीक है, तो वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, अगर लेंथ परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा अपना, इस केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी, और कितनी लगेगी, वो फोर्स लगेगी बी आई एल, बिल बिल के जितनी फोर्स लगेगी। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन भी देख ही लेते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट आई और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है करंट, या फिर हम बोले एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, फिंगर्स को अपने पॉइंट करेंगे हम किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, देन इनको कर्ल कर देंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो तुम समझ जाओगे इस वायर पे फोर्स किधर लगेगी, भाई इस वायर पे जो फोर्स लगने वाली है वो लेफ्ट की तरफ लगने वाली है। किधर लगेगी वायर पे फोर्स, वायर पे फोर्स लगेगी लेफ्ट की तरफ, एफ मैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है अपने पास कि अपने पास क्या है, एक टेढ़ा मेढ़ा वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन थी। हमें बताना है कि इस टेढ़े मेढ़े वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर एल वेक्टर क्या होता है, एल वेक्टर इज लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो वही एल वेक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, अपना एल वेक्टर हो जाएगा। तो यही वाला क्या है, अपना एल वेक्टर है, या फिर इसको स्मॉल एल वेक्टर ही लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा मतलब इस वाले टेढ़े मेढ़े वायर की लेंथ हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें कौन सी लेंथ से मतलब है, अपने को उस लेंथ से मतलब है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। बात समझ में आ गई। तो यही जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, हम मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में यही वाला लेंथ वेक्टर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तब हमें चीजें और बेटर क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। सिंपल ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है भाई। एक वायर लिया मैंने, है ना, टेढ़ा मेढ़ा वायर था, स्क्वायर के फॉर्म में था, मतलब पार्ट ऑफ रेक्टेंगल था, तो इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स निकालनी थी। मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी, आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर है अपना इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर में एंगल कितना हो गया 90, तो इस पे फोर्स कितनी आएगी, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी इस पे आई एल बी। इन द सेम वे यहाँ भी टेढ़ा मेढ़ा वायर था,
सेम इधर भी एल देखने को मिला हमें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर एल वेक्टर, उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, तो इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ जाएगी, आई एल बी। यहाँ पे सेमी सर्कुलर था और हमने देखा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लेंथ कितनी है, सेम एल है, तो इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ गई, आई एल बी। तो नेट फोर्स तीनों पर ही कितनी निकल के आ रही है भाई, आई एल बी निकल के आने वाली है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। शेप ऑफ वायर पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। ठीक है भाई, अब इसका जनरलाइज केस पढ़ लेते हैं। भाई हमने एक वायर था 3 टुकड़ों से मिलकर बनाया, इस तरह से अपना वायर था L1 L2 L3, तीन लेंथ को मिला के एक वायर बनाया अपन ने। हमें देखना था इस ओवरऑल येलो वाले वायर पे कितनी फोर्स लग रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए पहले हमने देखा L1 लेंथ पे फोर्स लगी आई L1 क्रॉस बी, L2 वाले पे लगी आई L2 क्रॉस बी, L3 वाले पे कितनी लगी आई L3 क्रॉस बी। अब सीन्स अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम बोलेंगे इस पे फोर्स लगेगी आई L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा L1 प्लस L2 प्लस L3 इनको अगर वेक्टर सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L के बराबर आई L क्रॉस बी। ठीक है, बट इसको लगाते वक्त तुम्हें याद रखना है कि आई L क्रॉस बी, मेरा L वेक्टर क्या है, लेंथ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसको लगाते वक्त तुम्हें ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए अपना भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तभी अपन ये वाली फॉर्म लगा पाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो बच्चों अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, हर तरह की वैरायटी को अपन एक्सप्लोर करेंगे जो भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, अपन ने एक वायर रख दिया है इस मैग्नेटिक फील्ड में विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वायर की लेंथ कितनी दे रखी है तुम्हें, एल दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। हमसे ये पूछा हुआ है इस वायर पे कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी। तो भाई फोर्स से पहले अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, या फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। तो करंट अपना इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा अपना एल वेक्टर, बी वेक्टर इनटू द प्लेन है तो खुद ही बताओ एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना हो गया भाई, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, वैसे ही हम समझ गए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, बिल। ठीक है, आई एल बी। अच्छा, इस पे अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले तो भाई एल वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, कर्ल कर देंगे किधर, इनटू द प्लेन, है ना। तो अपना थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है, इस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा होगा, तो हम समझ गए यही किसकी डायरेक्शन है, इस पे यही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो भाई ये वाली जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एक्टिंग ऑन दिस वायर, और ये फोर्स इस तरह से लगेगी कि ये वायर के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमें ये बताना है कि इस वायर पे फोर्स कितनी लग रही होगी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एल वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है। ये है अपना एल वेक्टर, है ना भाई, ये एल वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में क्या है अपना बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया भाई यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन 30। तो कितना लग जाएगी भाई, ये लग जाएगी आई एल बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए क्या करोगे, फिंगर्स को पॉइंट करोगे इस डायरेक्शन में, कर्ल कर दोगे इधर की तरफ कर्ल करोगे तो तुम्हारा जो थंब है वो इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा वायर अपने को दे रखा है और हमें बतानी है इस वायर पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो ये एल वेक्टर पे बेस्ड वाले सवाल है, जब भी तुम टेढ़ा मेढ़ा वायर देखो तो तुम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। इनिशियल और फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में लेना है, करंट की डायरेक्शन में लेना है। जैसे करंट इधर से फ्लो के गया ना, तो ये मतलब ये इनिशियल पॉइंट रहेगा और ये क्या रहेगा अपना फाइनल पॉइंट रहेगा। और ये जो तुमने वेक्टर बनाया है यही क्या होगा अपना एल वेक्टर। एक काम करो, इस एल वेक्टर की लेंथ फाइंड कर लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, मतलब ये लेंथ कितनी निकल के आ रही है अपने पास, 5 मीटर निकल के आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, अब हमें क्या देखना है भाई, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी। तो हमने देखा एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, इट मींस एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो यहां से अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स देखना चाहूं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आई एल बी। तो ये ओवरऑल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 आई इंटू बी। अब मेरे को ये भी बताना है कि इस वायर पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो तुम क्या करो, इस एल वेक्टर पे फोर्स देखो किधर लगेगी, तो अपन फिंगर्स पॉइंट करेंगे इस डायरेक्शन में, कर्ल कर देंगे फिंगर्स को इनटू द प्लेन डायरेक्शन में, तो थंब अपना इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो मतलब इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। कुछ बात समझ में आ रही है भाई, इस डायरेक्शन में क्या रहेगी अपनी मैग्नेटिक फोर्स रहेगी।
बात समझ में आ गई? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने को क्या दे रखा है, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है और इसको अपन ने रख दिया है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। फिर से वही, इस सेमी सर्कुलर वायर पे कितनी फोर्स लगेगी और किधर लगेगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एल वेक्टर बताना है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा। तो वही वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया भाई। ये क्या रहेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये हो गया। अच्छा, इस एल वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, इस एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू आर। यहाँ पे हमें दिख रहा है एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इट मींस द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर वो कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितनी लग जाएगी, ये हो जाएगी आई एल इंटू बी। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ गई भाई, ये आ जाएगी 2 आई आर बी। एल की वैल्यू 2 आर मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, एल वेक्टर इधर रखा अपन ने, है ना, फिंगर्स को क्या करेंगे, इनटू द प्लेन कर्ल कर देंगे, तो अपना थंब है वो प्लस वाई में पॉइंट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर ये समझ गए कि इस पे फोर्स किधर लग रही होगी, इस पे फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ। किधर फोर्स लगेगी भाई, ऊपर की तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अपने पास, कि अगर अपने पास एक क्लोज लूप है, कैसा लूप है, क्लोज लूप है, और उसको हमने एक्सटर्नल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो भाई उसके लिए देखो एल वेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां से घूमना स्टार्ट किया, घूम घाम के इधर ही आ गया, एल वेक्टर क्या हो गया, 0। तो हमें पता है एफ मैग्नेटिक क्या होती है, एफ मैग्नेटिक होती है आई टाइम्स ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, तो एल वेक्टर ये अपना क्या हो चुका है, 0, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स क्लोज लूप पे क्या निकल के आएगी, 0। तो अगर तुम कैसे भी शेप का, कुछ भी शेप होगी, ऐसे लूप को अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उस पे जो नेट फोर्स तुम्हारे पास निकल के आने वाली है वो क्या निकल के आएगी भाई, 0 निकल के आएगी। इस बात को याद रखना, क्या रहेगी भाई, नेट फोर्स रहेगी 0। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक करंट कैरिंग लूप है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। भाई ये टेढ़ा मेढ़ा सा वायर था, टेढ़ा मेढ़ा सा वायर था, है ना, फ्लेक्सिबल वायर था ये, अपन ने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो एक बात तो हम जानते हैं कि इस पे नेट फोर्स क्या रहेगी भाई, नेट फोर्स इस पे 0 आएगी। बट हमने देखा अगर इसका कोई भी छोटा सा सेक्शन ले रहा हूं मैं, डीएल, इस पे तुम राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो फोर्स इधर की तरफ आ रही है, डीएफ। सेम इस पे भी बाहर की तरफ डीएफ, इस पे भी बाहर की तरफ डीएफ, इस एलिमेंट पे भी बाहर की तरफ डीएफ। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि वायर के हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ। मतलब ओवरऑल इस वायर की टेंडेंसी क्या है, इस वायर की टेंडेंसी खिंच जाने की। तो अगर ये वायर एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है, तो ये वायर क्या होगा भाई, इस तरह से खिंच जाएगा और ये कैसा पैटर्न ले लेगा, ये एक सर्कुलर पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेगा। अब हमसे जेई मेन वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायर ने खुद को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज तो कर लिया, अब इस पे ये बताना है कि इस पे टेंशन कितनी रहेगी वायर में, या फिर ये जिस भी स्ट्रिंग से बना हुआ है उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी रहेगी। ठीक है, तो भाई टेंशन के लिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही प्यार से करना है। कैसे करना है कि यहां पर एक डी थीटा का एलिमेंट ले लो। क्या किया है मैंने, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया है, कितना, डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा भाई, इधर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी टी, है ना, और इस वायर में इधर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ है आर, आर इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। इस वायर का रेडियस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, आर हो गया। तो भाई यहाँ में ये समझ में आया, ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये होगी आर डी थीटा। ओके, अब देखो इसमें फोर्स वगैरह लिखना अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही छोटा सा सेक्शन यहाँ पे मैंने बना लिया, ये वही छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया, बस इसको जूम करके बना दिया, मान लो 6x मैंने इसको जूम कर दिया। तो अब क्या किया, हाँ भैया सेंटर से ज्वाइन थे, तो ऐसे सेंटर से अपन ने इनको ज्वाइन कर लिया और एक वर्टिकली एंगल और बना दिया। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना था, कौन सा वाला, ये वाला पूरा एंगल कितना था, डी थीटा। अब मैंने क्या किया, इसको आधे आधे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। मतलब ये एंगल कितना हो चुका है, ये वाला एंगल हो गया डी थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, डी थीटा बाय 2। और ये वायर की जो लेंथ थी, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली लेंथ थी भाई डीएल, और डीएल की वैल्यू थी अपने पास आर डी थीटा। अच्छा, टेंशन की बात करें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ टेंशन लग रही थी टी, और इधर इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही थी टी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है इस छोटे से सेक्शन में, ये क्या है भाई, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है वायर का। इस पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, सब सारे सेक्शन पे फोर्स किधर लग रही है भाई, बाहर की तरफ लग रही है डीएफ फोर्स। ठीक है, तो वही वाली फोर्स यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगी थी, कितनी भाई, डीएफ फोर्स लगी थी। बट नेट फोर्स इस पे क्या थी, नेट फोर्स थी इस पे 0। तो मैंने क्या किया, मैंने टेंशन के भी कंपोनेंट करने चाहे। टेंशन का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला। एक कंपोनेंट इस वाली टेंशन का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। अब खुद बताओ भाई, ये एंगल है डी थीटा बाय 2, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय 2। ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाय 2, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय 2। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एंगल है, ये एंगल भी कितना है इधर, डी थीटा बाय 2 है, और ये वाला एंगल भी कितना है, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाय 2 है। तो हॉरिजॉन्टल में टेंशन का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। वर्टिकल में कितना आ जाएगा, टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम में यहाँ पर भी वर्टिकल में टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, और हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा, टी कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। सीन्स ये पूरा जो वायर का सेक्शन है ये किस में है भाई, ये इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो जितनी इस पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है दैट इज डीएफ, इट शुड बी इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 2 sin d थीटा बाय 2।
रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है भाई, जितना वर्टिकली ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। अब ये एंगल डी थीटा बहुत छोटा था, है ना, इस डी एफ पे कितनी फोर्स आएगी? डी एफ इज आई डी एल इंटू बी, तो ये आ जाएगा 2t, और साइन थीटा की वैल्यू थीटा से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि थीटा अपना बहुत छोटा है। थीटा जब भी बहुत छोटा होता है तो अपन क्या करते हैं, साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डीएल की वैल्यू भी लिख दो, डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, टी डी थीटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ से भी टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, वायर में टेंशन की वैल्यू निकल के आई आई आर इंटू बी। ये सेम ही टेंशन पूरी स्ट्रिंग में रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी निकल के आ गई भाई, आई आर इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये अपने पास एक काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक करंट था, इधर से आई करंट आया, यहाँ पर आके ये करंट दो पार्ट में टूट जाता है ना, दो पार्ट में टूट जाता है। लेट्स से इधर की तरफ चला गया कितना, I1 करंट, इधर की तरफ चला गया I2 करंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे I1 करंट आया होगा, इधर भी I1 आया होगा, इधर की तरफ आया होगा I2, I1 और I2 मिलके दोनों ही यहाँ पर I करंट बना दिए होंगे। तो हमें बताना है कि इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी लूप पे। अच्छा, एक चीज तुम यहाँ पे नोटिस देखोगे ना, नोटिस करोगे तो नोटिस ये करने वाली है कि यहाँ पे करंट पूरे लूप में सर्कुलेट नहीं हो रहा, वो इधर से आया, करंट ने लूप नहीं बनाया, वो बाहर चला गया। इधर भी इस वाला करंट थोड़े से लूप में घूमा फिर बाहर आ गया, तो करंट यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट चक्कर नहीं लगा पाया। इट मींस ये जो लूप है अपना, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगी, यही यहाँ पे तुम्हें समझाना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लूप कंप्लीट करना पड़ेगा। लूप कैसे कंप्लीट करेंगे भाई, लूप कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लो दो लेंथ लगा दी, एक लेंथ इस तरह से और एक लेंथ लगा दी इस तरह से, है ना। दोनों ही लेंथ कितनी आएगी, एल के बराबर आएगी, एल जो है ना ये एल लेंथ, इसके बराबर आएगी। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि मान लो इधर से अगर करंट गया होगा कितना तुम्हारा, इधर से करंट तुम्हारा गया होगा I1, ओके, और इधर से कितना करंट गया होगा, इधर से करंट ऐसे ऊपर की तरफ गया होगा कितना, I2 करंट तुम्हारा ऊपर की तरफ गया होगा। तो भाई ओवरऑल तो यहाँ पे करंट फ्लो कर गया, बट इन ब्रांचेस में तो कोई करंट ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई एक एक लेंथ और लगा ली, एक लेंथ इधर लगा दी और एक लेंथ इधर लगा दी, एल लेंथ ही लगाई है ना। इसमें करंट कैसे जा रहा है, I1, सो डेट ये I1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। कौन से वाले I1, ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला I1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पर एक करंट मैंने और लगा दिया, कौन सा, I2 वाले करंट भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अभी वो करंट जो जीरो था, वो वाली जो कंडीशन थी वो अपनी इस रीजन में सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो ब्लू करंट से जो पूरा लूप बना, इस पूरे लूप पे करंट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। और ये जो सर्कुलर लूप बना है, पूरा सर्कुलेट कर गया लूप, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा था ब्लू वाला, तो उस पे भी फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो फोर्स कौन से सेक्शन पे लगेगी, फोर्स ये जो ग्रीन वाले सेक्शन है इन पे फोर्स लगेगी, है ना। और फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स की अगर हम डायरेक्शन देखें वो होगी L क्रॉस बी, L क्रॉस बी करोगे तो ये जो I1 वाला है इस पे फोर्स लग जाएगी इधर की तरफ, और लगेगी कितनी, L और B में एंगल है 90 डिग्री, तो ये फोर्स हो जाएगी I2L इंटू बी। ऐसे ही ये जो सर्कल वाले के लिए जो L बनाया था अपने, इस पे फोर्स लग जाएगी, अच्छा ऊपर वाले पे लगेगी I1L इंटू बी। और ये जो सर्कल वाले के लिए जो ग्रीन वाला वायर बनाया है अपन ने, इस पे फोर्स कितनी लग जाएगी, इस पे फोर्स लग जाएगी I2L इंटू बी। तो ओवरऑल अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखूंगा तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स जो लग रही होगी वो क्या हो जाएगी, I1L इंटू बी प्लस I2L इंटू बी, क्योंकि दोनों की सेम ही डायरेक्शन है। फिर मैं क्या कर दूंगा, I1 प्लस I2L इंटू बी, और ये I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 तो टोटल करंट I के बराबर है। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी इस पे, IL इंटू बी, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी राइट, या फिर हम बोले तो पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन रहेगी। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया सवाल था एक, जो कि जेईई मेन वगैरह में अपन से पूछा जा सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए वायर कैरिंग करंट आई, ठीक है, उसको हमने रख दिया XY प्लेन में अलोंग अ कर्व y इज इक्वल टू a sin 2 पाई लैम्डा इनटू x। ये कैसी नजर आ रही है, ये तो एक SHM टाइप इक्वेशन अपने को नजर आ रही है। ठीक है, मतलब एक वायर को XY प्लेन में रखा है अलोंग अ कर्व y इज इक्वल टू a sin 2 पाई लैम्डा इनटू x। मतलब ये जो कर्व रहेगा वो किस तरह से रहेगा भाई, ये इस तरह से एक साइन वेव की तरह होगा या नहीं होगा। इसमें इसकी वेवलेंथ क्या दे रखी है, वेवलेंथ अपने लिए हो जाएगी अपने पास लैम्डा। मतलब इस वायर में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है एल वेक्टर, वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। और इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, मतलब इधर की तरफ ही होगा ए, तो नीचे की तरफ कितना रहेगा, ये माइनस है ना। और बोला है एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन ही मान लेते हैं, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पोर्शन ऑफ वायर बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू लैम्डा। तो भाई देखो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो यहां से हमें नजर आया कि ये वाला पॉइंट क्या है अपना, x इज इक्वल टू 0, और जैसे ही तुम x की वैल्यू क्या रखोगे, लैम्डा के बराबर रखोगे, तो y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। मतलब वो इस वाले लेंथ पे बोल रहा है कितनी फोर्स लग रही होगी, या फिर बोले तो ये जो एक साइन वेव बनी है इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, वो ये पूछना चाहता है। तो इसके लिए हमें भाई देखो लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर, फाइनल पॉइंट वो कितना मिल गया, लैम्डा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री। तो इस वायर पे फोर्स कितनी हो जाएगी भाई, जो इस वायर पे फोर्स रहेगी वो होगी आई टाइम्स ऑफ एल इंटू बी।
where L is the length vector joining initial and final point which is lambda here। तो फोर्स ऑन वायर क्या आ गई, I lambda into B। तो काफी बढ़िया सवाल ये हो जाता है, बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि एसएचएम की इक्वेशन कैसी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, तो ये भी इजी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, और एक लूप रख दिया हमने, या फिर हम बोले तो आर्क रख दिया है, कंप्लीट लूप नहीं है। हमसे बोला गया इस लूप पे कितनी फोर्स लगेगी, तो हम ये समझ गए कि भाई हमें एल वेक्टर चाहिए जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो वो एल वेक्टर मैं कैसे बना दूंगा, इस तरह से मैं यहाँ पर ये एल वेक्टर बना दिया मैंने। अब मेरे को ये जानना था इस एल की वैल्यू कितनी है। तो देखो भाई, इसको इसको समझने के थोड़ा बहुत ट्राइंगल आना चाहिए। एक एंगल था 60 डिग्री और दोनों साइड इसकी बराबर थी, मतलब जो बचे हुए दोनों एंगल है वो बराबर रहेंगे। तो वो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 और 60 हो जाएंगे, तभी तो एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो हम यहाँ से समझ गए कि ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, मतलब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एल की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आर के बराबर अपनी रहने वाली है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि इस एल वेक्टर पे फोर्स कितनी लग रही होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आई एल क्रॉस बी, है ना। तो हमें यहाँ पे दिख गया एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगी वो फोर्स क्या हो जाएगी, आई आर इंटू बी। और कोई डायरेक्शन पूछ ले तो क्या करोगे, फिंगर्स को पॉइंट करोगे किसकी डायरेक्शन में, एल वेक्टर की डायरेक्शन में। इनटू द प्लेन क्या करोगे, इनको कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब इस वायर पे या इस आर्क पे किधर फोर्स लग रही होगी, प्लस वाई में लग रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, ये भी इजी प्रॉब्लम है। हमें क्या दे रखा है, एक इनफाइनाइट वायर दे रखा है जो कि किसी आर्क के सेंटर पे रखा हुआ है। हमें बताना है इस इनफाइनाइट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा पी क्यू आर्क के रीजन में, और पी क्यू आर्क में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो इस पी क्यू आर्क पे कितनी फोर्स लगेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, हमने सोचा कि ठीक है, अगर I1 इसमें मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, तो हम जानते हैं वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है भाई, कंसेंट्रिक सर्कल होती है। तो ये वही एक कंसेंट्रिक सर्कल मैंने बना दिया। ये क्या है भाई, वायर का मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है भाई, तो इस अगर यहाँ तुम देखो, इसमें अगर तुम देख रहे हो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर मेरा डीएल वेक्टर है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जा रहा है भाई, बी वेक्टर आ जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है तो स्टिल क्या आ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर आ जा रहा है। अगर इस वाली डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसी डायरेक्शन में क्या है, डी बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आ रहा है डेट एट एवरी पॉइंट ऑन पी क्यू वायर के हर एक पॉइंट पे जो हमें एंगल देखने को मिल रहा है, किस किस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, वो जो हमें देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 0 डिग्री देखने को अपने को मिल रहा है। तो यहां से हम समझ गए कि भाई अगर कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा, एक छोटी सी लेंथ होगी डीएल, उस पर फोर्स कितनी लग जाएगी, आई डीएल बी साइन ऑफ 0। तो यहां पर हमें देखा कि हर एक छोटे से सेक्शन पे फोर्स कितनी आ रही है, 0। तो अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स कितनी आ जाएगी पी क्यू वायर पे, क्या भाई नेट फोर्स कितनी आ जाएगी पी क्यू वायर पे, वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हर एक क्रॉस सेक्शन पे फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी हमें क्या दे रखा है, ये एक बढ़िया सवाल है। बोल रखा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई, सर्कुलर लूप को एक्स वाई प्लेन में रखा और एक 2D मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। 2D मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फिर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसकी डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में या रेडियल वेक्टर डायरेक्शन में। ओके, तो बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पेरीफेरी ऑफ लूप इज बी नॉट। इसकी वजह से इसके सर्कमफ्रेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बी नॉट। हमसे बोला गया है कि मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे कितनी लगेगी। भाई देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म होती तो उनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहता। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, इट मींस इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पेसिंग बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर हम क्या करें, कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। भाई मैंने मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कौन सा, डीएल एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो डीएल और बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम एक बात समझे, डेट फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डीएल, क्या निकालने अपन, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डीएल, उस पर फोर्स निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ओवरऑल नेट फोर्स निकल के आ जाएगी। तो वो हो जाएगी आई इज इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू आई डी एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, डीएल और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स डी एफ जो निकल के आई वो कितनी आ रही है, आई डी एल क्रॉस बी। अच्छा, अपन क्या करेंगे, इधर फिंगर्स पॉइंट करेंगे, कल कर देंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपन ना जो थंब होगा वो इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा, मतलब ये फोर्स किधर आई है, इनटू द प्लेन। अच्छा, अगर नेट फोर्स देखनी है, नेट फोर्स के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डीएफ को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई और बी तो पहले ही बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन डीएल पे, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन डीएल अपने को देता है टोटल लेंथ ऑफ द लूप, लूप की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, है ना। तो हम यहाँ पर समझ गए कि भाई जो नेट फोर्स इस लूप पे लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, आई बी 2 पाई आर, और ये ओवरऑल फोर्स किधर आएगी, ये ओवरऑल फोर्स आएगी नीचे की तरफ इनटू द प्लेन। ठीक है भाई, हो गया प्रॉब्लम, क्या ही दिक्कत थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट आर कैप, और आर कैप क्या है यहाँ पर,
यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर तुम ऐसे कोई भी डायरेक्शन लेते हो, ये क्या होती है, ये आर कैप होती है। मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ऐसे ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है भाई, आर कैप की। तो हमें बोला है कि अपन ने एक सर्कुलर लूप रखा है जिसका रेडियस आर है और जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसको हमने रखा है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड इट्स सेंटर इज एट 0,00 डी, मतलब 0,0 डी पे इसका सेंटर है, मतलब एट जेड इज इक्वल टू डी अपन ने एक लूप रख दिया और लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप। क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप। तो वो कैसे फाइंड करेंगे भाई, पहले मैग्नेटिक फील्ड तुम ड्रॉ करो इस वायर के रीजन में किधर किधर है। तो वो हमने देखा वो रेडियल डायरेक्शन में, मतलब सेंटर से ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस बनाओगे वो क्या रहती है, वो रेडियल डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है कितना, बी नॉट। ओके, इधर भी देखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट है। और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। ओके, तो इट मींस लूप जो है अपना वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे एक ना एक फोर्स तो आएगी। फिर मैंने क्या किया कि मान लिया कि भाई यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। ओरिजिन के पास जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है जेड एक्सिस से। ओके, तो फिर अपन ने क्या किया कि इस बी के बी नॉट वेक्टर जो है इसके भी कंपोनेंट करने स्टार्ट कर दिए। इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी नॉट कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी नॉट साइन थीटा। ऐसे लूप के हर एक पॉइंट पे यही सेम बात चल रही होगी। इस पॉइंट पे हो गया, या फिर और पॉइंट लू तो इस पॉइंट पे भी ऐसे ही, इस वाले पे भी ऐसे ही, इस पे भी ऐसे ही, सारे पॉइंट पे जितने भी लूप पे पॉइंट होंगे सब पे ये वाली बात ट्रू रहेगी कि ऊपर की तरफ प्लस जेड में जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी नॉट कॉस थीटा, और इस बी नॉट कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अपना बी नॉट साइन थीटा। तो देखो भाई अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को इस cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये जो cos थीटा होगा या sin थीटा होगा इसमें उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें पता है ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड अपने को दे रखी है रेडियस के बराबर, और ये वाली जो साइड है वो कितनी दे रखी है, ये साइड दे रखी है अपनी d। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा और sin थीटा लिखने की कोशिश करूंगा। तो भाई ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम बोलोगे कि सर cos थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास d अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी आर अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रही है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो देख पाना इतना इजी नहीं है अपने लिए, हमें नहीं समझ में आ रहा फोर्स कितनी लगेगी, तो उसके लिए अपन ने इसको प्लस जेड एक्सिस पे खड़े होकर देखना शुरू कर दिया, प्लस जेड एक्सिस से देखना शुरू किया, है ना। तो हमें क्या नजर आ रहा होगा, हमें नजर आ रहा होगा कि बी नॉट कॉस थीटा बाहर निकल के आ रहा है और बी नॉट साइन थीटा ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वही मैंने इसका टॉप व्यू बना दिया है, हमें दिख रहा है कि हर पॉइंट पे बी नॉट कॉस थीटा ऐसे बाहर निकल के आ रहा है और ऐसे रेडियली आउटवर्ड क्या जा रहा है भाई, बी नॉट साइन थीटा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर अगर तुम देखो कि फोर्स, अगर मैं कोई भी डीएल सेक्शन बना लूं, मान लो मैंने ये डीएल एलिमेंट ले लिया इस पॉइंट पे क्या ले लिया अपन ने, एक डीएल एलिमेंट ले लिया। तो इस डीएल एलिमेंट पे मेरे को क्या देखना है, मेरे को पहले फोर्स देखनी है साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। तो अगर मैं देखूंगा फोर्स ड्यू टू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस थीटा, फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस थीटा, तो मैं बी नॉट कॉस थीटा की वजह से देखूंगा तो डीएल क्रॉस बी करूंगा, है ना। डीएल क्रॉस बी जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे को वो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस पे ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी, ऐसे इधर भी अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ, इधर भी ऐसे अंदर की तरफ। तो तुम देख रहे हो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट डीएफ डीएफ एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। इन द सेम वे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को खा जाएंगे, डीएफ का ये वाला और ये वाला डीएफ एक दूसरे को खा जाएंगे। इन द सेम वे ये वाला डीएफ और ये वाला डीएफ भी एक दूसरे को खा जाएंगे। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस थीटा वो कितनी आएगी, 0। अभी हमें देखना था स्मॉल फोर्स ड्यू टू डीएफ बी नॉट साइन थीटा, तो बी नॉट साइन थीटा की वजह से क्या देखना चाहते हैं अपन, फोर्स देखना चाहते हैं, तो फोर्स ड्यू टू बी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो पहले अगर इस छोटे से एलिमेंट पे देखूं कितनी फोर्स लगेगी, आई डीएल, डीएल और बी नॉट में एंगल कितना आ जाएगा, डीएल और बी नॉट में एंगल आ जाएगा बी नॉट साइन थीटा। अब क्या करेंगे अपन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो आई बी नॉट साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा डीएल पे, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, डीएल का इंटीग्रेशन अपने पास हो जाएगा 2 पाई आर, और साइन थीटा की वैल्यू ऊपर जो फाइंड करी थी उसे पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2 पाई आई आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बी नॉट साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्यों कैंसिल नहीं हुए, यहाँ पे हमने देखा भाई डीएल इधर है और बी नॉट साइन थीटा इधर है, तो ओवरऑल अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखोगे, तुम अपनी फिंगर्स को पॉइंट करोगे डीएल की तरफ और कर्ल कर दोगे बी नॉट साइन थीटा की तरफ, तो इस पे फोर्स भी ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी, इस पे भी फोर्स अंदर की तरफ, इधर भी फोर्स अंदर की तरफ, तो ये सारी अंदर की तरफ वाली फोर्सेस एक दूसरे को जोड़ती चली जाएंगी और ओवरऑल फोर्स अपने पे कितनी आ जाएगी, 2 पाई आई आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अपना इरोडोव लेवल सवाल था, मतलब ये जेई एडवांस के लिए काफी बढ़िया सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है
ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई, एंड इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, ओके भाई, और इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा। फिर बोल रखा है देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट एक्स बाय आर के कैप, मतलब एक प्लस जेड में एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है लूप के रीजन में, हमें बताना मैग्नेटिक फोर्स इस लूप पे कितनी लगेगी। तो एक बार क्या करते हैं, हम एक बार लूप का डायग्राम हम बना लेते हैं। तो भाई इस तरह से कुछ लूप रखा हुआ है, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आउट ऑफ द प्लेन है, बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स बाय आर के कैप, ओके। फिर मैंने क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, कौन सा, करंट एलिमेंट या फिर डीएल वेक्टर जिसे हम बोलते हैं। तो ये डीएल वेक्टर अपन ने इधर ले लिया, तो हमें देखना है इस डीएल पे फोर्स किधर लगेगी। अच्छा, डायरेक्शन देखोगे तो तुम क्या करोगे, डीएल वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करोगे और इन फिंगर्स को कर्ल करोगे किधर, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर की डायरेक्शन में कर्ल जैसी करोगे ना, तो तुम्हारा जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर करके देखो और तुम्हारे पास क्या नजर आएगा कि इस डायरेक्शन में इसके पास एक फोर्स लग जाएगी, कितनी फोर्स, डीएफ फोर्स लग जाएगी। और इस डीएफ के भी भाई दो दो कंपोनेंट में कर सकता हूँ। मान लो इसको थीटा एंगल पे ले रखा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल में या एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स निकल के आएगी डीएफ कॉस थीटा, एंड सेम वे वाई डायरेक्शन में भी एक फोर्स निकल के आएगी, कितनी, डीएफ साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें बताना है कि इस ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही होगी इस लूप के ऊपर, ओके। एक बार क्या करो, इसके लिए कोऑर्डिनेट भी लिख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, रेडियस अगर इसका आर है तो भाई ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर कॉस थीटा, और वाई ही कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। तो मेरे को ये भी पता लग गया कि जहां पर ये लूप रखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट है लेट्स से एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है भाई आर साइन थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फोर्स वगैरह लिखना स्टार्ट करना है। तो अगर हम पहले देखें कि ये जो अपन ने एलिमेंट लिया है डीएल एलिमेंट, हमने इसको कैसे लिया है, हमने थीटा पे जाके बहुत ही छोटा सा एंगल डी थीटा का एक एलिमेंट लिया है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है ना, और ये किस तरह से यहाँ पे जाके ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है किधर, सेंटर पे। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, ओके। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया, हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जो लेंथ ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की लेंथ है डीएल, और डीएल की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, ओके। अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, इस पे फोर्स लगेगी आई डीएल क्रॉस बी, डीएल और बी में एंगल कितना है, यहाँ पर डीएल और बी में एंगल है 90, तो फोर्स इस पे लगेगी आई डीएल बी। तो ये हो जाएगा आई डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट एक्स बाय आर। तो ओवरऑल डीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, डीएफ की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास आ रही है आई, आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, आई बी नॉट एक्स डी थीटा। अच्छा, एक्स की वैल्यू भी रख दो थीटा के टर्म्स में, दैट इज आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये आई बी नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। ये क्या आ गई भाई, स्मॉल फोर्स आई है डीएफ, ओके। अब इस डीएफ के भी दो दो कंपोनेंट है, हमें देखना है नेट फोर्स एक्स में कितनी है और नेट फोर्स वाई में कितनी है, ओके। तो पहले अपन देखते हैं कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डी एफ कॉस थीटा, ओके। डी एफ कॉस थीटा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई बी नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अगर मैं नेट फोर्स देखूं एक्स डायरेक्शन में, मैं इंटीग्रेट करूंगा डी एफ एक्स को, तो ये हो जाएगा आई बी नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, पूरे लूप के लिए 0 to 2 पाई तक थीटा की लिमिट जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2 डी थीटा 0 to 2 पाई। इसको तुम पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये तुम्हें आंसर क्या दे देगा, ये तुम्हें आंसर दे देगा भाई पाई दे देगा ये तुम्हें आंसर, ओके। तो यहाँ से अपने पास जो नेट फोर्स एक्स में निकल के आएगी, पूरा इंटीग्रेट करके देखना वैसे तुम लोग, मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट ही याद है। तो ये हो जाएगा आई बी नॉट आर इंटू में पाई। तो ये आ गई नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं नेट फोर्स वाई में देखूं तो उसके लिए अगर मैं डीएफ देखूं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डीएफ कितना था, डीएफ साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स अगर तुम लिखोगे उसके लिए पहले डीएफ लिख लो, ये हो जाएगा आई बी नॉट इंटू आर साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, है ना भाई। और क्या लिख लो इसको, या फिर ऐसे लिख लो आई बी नॉट आर डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, फिर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो नेट फोर्स अगर मैं वाई में देख रहा हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स डीएफ इन वाई डायरेक्शन, ओके। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, आई बी नॉट आर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हें 0 दे देगा। तो हमें यहाँ से समझ में क्या आया भाई, नेट फोर्स जो लग रही है वो सिर्फ एक्स में ही लग रही है, और लग कितनी रही है, ये लग रही है आई बी नॉट आर इंटू पाई। और किस डायरेक्शन में लग रही है ये लग रही है इन एक्स डायरेक्शन। यही क्या है अपना फाइनल आंसर है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल था जेई एडवांस लेवल टाइप। जेई एडवांस में इसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स अपने से पूछी जाती है। बात समझ में आ गई। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, पहले कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, और सर्कुलर वाला केस है तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। इस आर डी थीटा लेंथ पे पहले निकालो स्मॉल फोर्स कितनी है, और नेट फोर्स के लिए क्या करो, इंटीग्रेट कर दो विद इन द गिवन लिमिट्स। बात समझ में आ गई भाई। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर।
ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीबीएसई पर्सपेक्टिव से और जेई वगैरह के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई अपने पास क्या है, दो करंट कैरिंग वायर है, अगर ये पास में रखे हुए हैं और इनमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स क्यों लगाते हैं वो हम समझते हैं। भाई इस I1 वाले वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा I2 वाले वायर के रीजन में विच इज इनटू द प्लेन। अब I2 वाले वायर में करंट किधर फ्लो हो रहा है भाई, ऊपर की तरफ प्लस वाई में, और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है किसके, I1 वाले वायर के। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स देखे तो अपन फिंगर्स पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, कर्ल कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द प्लेन। तो अपना थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब इस वाले वायर पे एक फोर्स लगी होगी किधर, लेफ्ट की तरफ। इन द सेम वे अगर फर्स्ट वाले वायर को देखूं मैं तो सेकंड वाले वायर की वजह से इस वाले रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन। अब इस वाले वायर में इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम फिंगर्स को अपन कर्ल कर देंगे किस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन। तो अपना थंब जो है वो राइट की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर हम समझ गए कि इस I1 वाले वायर पे फोर्स किधर लग रही होगी, राइट की तरफ इस पे एक फोर्स लग रही होगी। इसी F की वैल्यू अपने को बतानी है। बात समझ में आ रही है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था वायर 1 का, और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था किसका, वायर 2 का। बात समझ में आ रही है। अब मुझे देखना है मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1। तो भाई ये B1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ओके अब हमें देखनी थी कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी, क्या भाई क्या देखना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ वायर 2। मैग्नेटिक फोर्स ऑन L लेंथ वायर 2 की कितनी लेंथ ले रखी है अपन ने, वायर 2 की L लेंथ ले रखी है ना। मान लो ये L लेंथ है, वायर 2 की इतनी लेंथ अपन ने ले ली, ये लेंथ कितनी है, L लेंथ है। इस L लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, इट्स लाइक ये L और B में एंगल कितना है, L और B1 में एंगल है 90 डिग्री। तो भाई ये जो फोर्स लगेगी क्या देखना है हमें, फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1 वो कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड I2 L इंटू B1। तो अगर यहाँ से देखें तो ये जो वैल्यू आएगी F21 की, F21 की वैल्यू अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू1 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। B1 की वैल्यू रख दिया ऊपर से उठा के, इनटू में L। तो यहाँ पर हम जो टर्म डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम टर्म डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स ऑन वायर 2 पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। इन द सेम वे अगर तुम देखोगे फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, इसको अगर हम डिराइव करें तो ये भी सेम एक्सप्रेशन निकल के आता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। मतलब ये दोनों वायर ने एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाई होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई होगी। ठीक है, तो अपन क्या याद रखेंगे, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये है भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके कौन सी वाली फोर्स है ये, पर यूनिट लेंथ वाली फोर्स है ये। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 करंट इन फर्स्ट वायर, करंट इन सेकंड वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू d। ओके तो देखो भाई ऊपर जब हमने दोनों वायर में करंट फ्लो होने की सेंस क्या थी, दोनों में ही प्लस वाई में करंट फ्लो हो रहा था। तो इन दोनों वायर ने एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगाई। तो जब भी वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो जो फोर्स होती है वो कैसी होती है भाई, वायर्स के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है अट्रैक्टिव, अगर सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा है। अगर अपोजिट सेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर्स के बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स कैसी होती है भाई, रिपल्सिव। बाकी तुम इसको फिंगर्स राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल भी सकते हो। ओके फिर तुमसे पूछ लिया जाता है सीबीएसई वगैरह में, डिफाइन 1 एम्पियर यूजिंग फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स। तो हमने क्या देखा, अगर किन्हीं भी दो वायर के बीच की लेंथ हो जाती है 1 मीटर और उनके बीच की फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, और दोनों में ही इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, I1 = I2 है ना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो I1 और I2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। वो कैसे देखने को मिला, वो ऐसे देखने को मिला that F/L = म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो बाकी इन सब की वैल्यू रख दी अपन ने, F/L वो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 2 × 10⁻⁷, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया I1 × I2 = 1, और दोनों में ही इक्वल करंट था तो हम ये समझ गए कि I² की वैल्यू हो जाएगी 1। दोनों ही वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो हमने 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया, दैट इट इज द करंट व्हिच व्हेन फ्लोज through long wires which are separated by 1 meter exerts a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर on each other। मतलब ऐसे दो वायर जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और वो दोनों वायर अगर 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उस केस में वो दोनों वायर एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे पर यूनिट लेंथ, दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर देते हैं यूजिंग हेल्प ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स। ओके तो बच्चों अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। यहाँ हमें दो वायर दे रखे हैं, एक तो इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है I1, और इसके सामने हमने एक वायर रख दिया I2
है ना। और इस वाले वायर की जो लेंथ तुम्हें दे रखी है, जो नोन चीजें वो मैं बता रहा हूँ, इसकी लेंथ दे रखी थी वायर की तुम्हें, इसकी लेंथ दे रखी थी भाई एल। और तुम्हें बोला था कि ये जो वायर है ना, ये I1 वाले वायर से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एल इसकी लेंथ है। तुम्हें बताना है इस I2 वाले वायर पे नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे छोटी सी फोर्स डीएफ फोर्स कितनी लग रही होगी इसके छोटे से लेंथ पे। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, हम मान लो एक्स पे गए, एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस की अपन ने एक एलिमेंट ले लिया, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, यही एलिमेंट था अपना, ठीक है, ये जो एलिमेंट था ये हमने ले लिया। इस पे फोर्स अगर हम देखें, इस पे फोर्स देखें डीएल क्रॉस बी कर दो भाई, डीएल इधर, और इस I1 वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो भाई यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि इस पे फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ डीएफ, क्योंकि यहाँ पर I1 वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B1 था। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि जो स्मॉल फोर्स होगी डीएफ इनके बीच की, उसकी वैल्यू क्या हम बोलेंगे, इसकी वैल्यू बोलेंगे कि वायर में करंट है I2 और लेंथ कितनी है, डीएल इज dx, और मैग्नेटिक फील्ड किसका है, वायर 1 का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I2 इंटू dx, और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर x। ओके, तो अगर हम देखें स्मॉल फोर्स कितनी लगी इस डीएल सेक्शन पे, वो लग गई भाई म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई x इंटू dx, ठीक है, तो वैसे लिख दिया मैंने dx बाय x। तो अगर हमें नेट फोर्स देखनी है कितनी लगी होगी इस वायर पे, तो उसके लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा df को। तो यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि b म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन होगा dx बाय x। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहला एलिमेंट इधर लोगे तो x की वैल्यू a, आखिरी एलिमेंट इधर लोगे तो x की वैल्यू a प्लस l। तो यहाँ से हम समझ गए x की वैल्यू होगी a से लेकर a प्लस l, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है क्या, ln x, तो ये हो जाएगा ln a प्लस l डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो नेट फोर्स लग रही होगी इस वायर के ऊपर वो कितनी लग जाएगी, वो लग जाएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln ऑफ a प्लस l डिवाइडेड बाय a। बात समझ में आ रही है, क्या होगी भी नेट फोर्स इस वायर पे, कौन से वाले वायर पे, उस वाले वायर में जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही थी, वो फोर्स होगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाय a। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें एक स्क्वायर लूप दे रखा है जो कि एक इनफाइनाइट वायर के सामने रखा हुआ है ना, और स्क्वायर लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर फिर से सेम डेटा तुम्हें ऐसे दे रखा था कि इस ये जो स्क्वायर लूप है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, और इसको तुमने इनफाइनाइट वायर से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। तो ये पूछा हुआ है इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो भाई एक चीज यहाँ पे जो क्लियर है, मान लो इधर अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगा वायर 1 का, है ना, तो इस BC सेक्शन पे फोर्स किधर आएगी, अगर तुम फिंगर्स कर्ल करोगे IL क्रॉस B करोगे तो इस पे फोर्स आ जाएगी ऊपर की तरफ, F फोर्स। सेम ऐसे ही नीचे वाले पे अगर तुम देखोगे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस पे फोर्स अगर तुम देखोगे तो भाई इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, L क्रॉस B करोगे तो वो किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि BC और AD पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, है ना। लेकिन अगर AB पे अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, तो IL क्रॉस B करूंगा तो मेरे को नजर आ रहा है इस पे इधर की तरफ फोर्स लग जाएगी, फोर्स ऑन AB। यहाँ भी I2 पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पे फोर्स लग जाएगी, फोर्स ऑन CD। बट ABCD एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और इधर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। मैं इधर बोल देता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, लेट्स से यहाँ पर B1 है, इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, B2 है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फोर्स ऑन BC एंड DA सेक्शन विल कैंसिल आउट ईच अदर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से नेट फोर्स जो आ रही है वो नेट फोर्स आ रही है फोर्स ऑन AB माइनस फोर्स ऑन CD। तो AB वाले सेक्शन पे कितनी फोर्स आ जाएगी, दिस इट्स लाइक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय AB सेक्शन की जो डिस्टेंस है वायर I1 से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई A, और लेंथ क्या है L। CD पे हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई A प्लस L, और इसकी भी लेंथ कितनी है, L है। ओके, तो अगर मैं देखूं भाई जो नेट फोर्स यहाँ पे निकल के आएगी उसका अगर तुम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई A इंटू A प्लस L, और ओवरऑल ये AB वाली फोर्स ज्यादा है, मतलब जो नेट फोर्स रहेगी इस लूप पे वो कैसी रहेगी, अट्रैक्टिव, मतलब ये लूप इस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी बढ़िया सवाल है और इरोडो बेस्ड सवाल है ये। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट वायर AB ऑफ लेंथ A इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर, थीटा इज 30 डिग्री, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर AB। तो भाई यहाँ पर ये AB वायर दे रखा है और ये A डिस्टेंस पे रखा हुआ है इनफाइनाइट वायर से, और इसका लेंथ भी कितनी है, A लेंथ है, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है इस AB लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही होगी। ओके, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी ये हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर वही वाला डायग्राम मैंने बना दिया है, सेम ऊपर वाले सवाल की तरह ही अब हम करेंगे कि भाई इस वाले इनफाइनाइट वायर की वजह से अपन x डिस्टेंस पे जाएंगे, जनरल x डिस्टेंस पे गए और एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया। ये जो लेंथ है ना भाई, ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ ली है मैंने, dx लेंथ ली है, और ये एलिमेंट एक्चुअली में कितना है, ये dl लेंथ का है। कितने लेंथ का है भाई, dl लेंथ का है।
ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। इसी वाले छोटे से ट्राइंगल को अगर मैं एनालाइज करूँ तो भाई ये वही वाला छोटा सा ट्राइंगल है मेरा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये वाली लेंथ है मेरी DL, ये वाली लेंथ है DX, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है अपना, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हें देखने को क्या मिला, यहाँ से तुम्हें देखने को मिला दैट DL cos 30 इज इक्वल्स टू DX। तो जहां भी DL यूज होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, DL इज इक्वल्स टू DX अपॉन में cos 30। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमें यहाँ एक चीज तो दिख गई थी कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, किस वायर की वजह से, इनफाइनाइट वाले वायर की वजह से। तो हमने देखा इस DL लेंथ पे कितनी फोर्स है, तो हम लिखेंगे DF इज इक्वल्स टू, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I इनटू में DL, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, B है। ओके, तो DF की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, DF की वैल्यू आ रही है I DL, और B की वैल्यू होगी कितनी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πx। अब देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ गए, L भी वेरिएबल है और X भी वेरिएबल है, तो मैं एक ही वेरिएबल रखूंगा, तो इसीलिए मैंने DL और DX के बीच का रिलेशन डिराइव किया था। तो मैं DL को रिप्लेस कर दूंगा किससे, DX से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस पे जो छोटी सी फोर्स आ रही है DF, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई I इंटू DL की जगह क्या रख दो, DX डिवाइडेड बाय cos 30 इंटू में म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πx। तो यहाँ से देखो DF की वैल्यू क्या बनी तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास DF की वैल्यू बन रही है म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2π cos 30 इनटू में DX अपॉन में X। अच्छा, अगर मेरे को नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा DF को, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगने वाला है X पे। अब हमें देखना है X की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो भाई पहला एलिमेंट जो मैंने लिया, पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ तक X की वैल्यू कितनी थी, A थी, मतलब लोअर लिमिट तो A हो गई। आखिरी एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इतना डिस्टेंस तो अपने पास है A, और ये आगे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाली साइड भी तुम्हें नोन है A, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, A cos 30। मतलब लिमिट जो X की तुम्हारे पास जाएंगी वो लिमिट कहाँ से कहाँ जाने वाली है, यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में कि X की लिमिट A से लेकर A प्लस A cos 30 तक अपने पास जाने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स क्या निकल के आएगी, फिर यहाँ पे नेट फोर्स तुम्हारे पास निकल के आएगी म्यू नॉट I स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड में √3π, ऊपर आ जाएगा ln 1 प्लस cos 30, है ना। यही अपने पास नेट फोर्स की वैल्यू है। तो ये बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, एरोडोम बेस्ड सवाल है ये, एरोडोम में भी इसी तरह का एक सवाल तुम्हें दे रखा है। ओके, तो ये जेईई एडवांस लेवल टाइप्स है, जेईई एडवांस के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर लो तो इस क्वेश्चन को तो मस्ट है भाई, करके ही जाना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये अपना एरोडोम बेस्ड सवाल है और काफी इजी सवाल है, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, ऊपर वाले से तो इजी है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर I1 एंड लॉन्ग शीट कैरिंग करंट I2 एज शोन। अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है जो कि करंट कितना कैरी कर रहा है I1, और इसके सामने अपन ने एक शीट रखी है, इनफाइनाइट शीट है, इसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड है दैट इज B, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, इनफाइनाइट है। हमें बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इस इनफाइनाइट शीट पर कितनी लग रही होगी। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले काम जो अपना रहेगा वो काम ये रहेगा कि हमें X पे जाके एक DX थिकनेस की स्ट्रिप लेनी है। X पे जाके क्या करना है, एक DX थिकनेस की स्ट्रिप लेनी है। तो भाई X पे गए और ये मैंने स्ट्रिप बना ली, और इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है, DX है। तो इस स्ट्रिप में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो DI करंट फ्लो हो रहा होगा। अच्छा, इस DI की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि I2 करंट फ्लो हो रहा है थ्रू लेंथ B, इट मींस DI करंट फ्लो हो रहा है थ्रू लेंथ DX। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास DI की वैल्यू कितनी आ गई, DI की वैल्यू आ गई I2/B इंटू में DX। अच्छा, अगर हम देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल df से लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ किसकी, शीट की, शीट की पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रही है दैट इज स्मॉल df। ओके, तो ये फोर्स लगेगी म्यू नॉट I1, I1 है ही I1, I2 की जगह हम लेंगे DI डिवाइडेड बाय 2πd, डी की जगह कौन आ जाएगा यहाँ पर x। तो अगर मैं df देखूं तो ये हो गया भाई कितना, म्यू नॉट I1, DI की वैल्यू भी रख दो, DI की वैल्यू क्या है I2/B इंटू dx, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πb इंटू में dx डिवाइडेड बाय x। अगर हम देखें नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πb, इंटीग्रेशन रहेगा किस पे, x पे, dx बाय x। x की लिमिट भाई पहला एलिमेंट तुमने जो लिया वो a पर जाके लिया, आखिरी एलिमेंट यहाँ पे लोगे तो मतलब a प्लस b पे तुम लेने वाले हो। तो x की जो लिमिट अपने पास जा रही है वो a से लेकर a प्लस b तक जा रही है। तो हमें यहाँ से समझ में आया नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट I1 I2 ln ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2πb से। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इनफाइनाइट
शीट। बात समझ में आई? तो भाई इरोडोव का सवाल भी अपन ने बहुत इजीली कर दिया, इससे टफ सवाल तो अपन ने ऊपर वाला सवाल किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस तुम्हें राइट अप्रोच आनी चाहिए और क्वेश्चन तुमने पहले से करा होना चाहिए। अगर तुमने पहले से वो क्वेश्चन देखा हुआ है तो डेफिनेटली एग्जाम में तुम उसको कर दोगे, 90% चांस है इस चीज का। 10% इसलिए नहीं बोल रहा है, अगर तुम भूल ही गए, तुमने रिवीजन ही नहीं करी थी तो क्या ही कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दे रखा है। अपने पास एक वायर है और ये एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फिक्स है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इनटू द प्लेन, वायर का मास है m और वायर की लेंथ कितनी है l, और इसको यहाँ से हमने हिंज किया हुआ है। हिंज किया हुआ है मतलब यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है, तो हमें वो बतानी कि हिंज फोर्सेस क्या रही होंगी, मतलब ये पकड़ने वाली फोर्स क्या रही होंगी, ये हमें बताना है। तो भाई पकड़ने वाली फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये पकड़ने वाली फोर्स ऊपर की तरफ लगी होगी, लेट्स से Ny, और इस हिंज ने x की तरफ पकड़ा होगा इसको विद अ फोर्स Nx। अच्छा, वायर पे देखें तो एक फोर्स लगी होगी, क्या एक फोर्स लगी होगी वायर पे mg, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है ये वायर, तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगी होगी, आई एल क्रॉस बी करके देखोगे कितनी फोर्स, आई एल बी फोर्स इस डायरेक्शन में लगी होगी। अब हमें क्या करना है, एन एक्स एन वाई पहले फाइंड करना है, ये अपना काम है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम आई एल बी का एक कॉम्पोनेंट करेंगे वाई डायरेक्शन में, एक कॉम्पोनेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देखोगे तुम्हारे पास ये एंगल भी निकल के आ जाएगा थीटा, तो मतलब वाई डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, आई एल बी कॉस थीटा, और आई एल बी का एक्स में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि भाई वाई डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं तो आई एल बी कॉस थीटा प्लस एन वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम किसमें रेस्ट पर है ना। तो यहाँ से एन वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है तुम्हारे पास, ये वैल्यू निकल के आ रही है एम जी माइनस आई एल बी कॉस थीटा। और तुम x डायरेक्शन में अगर देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव x में nx और नेगेटिव x में क्या है, आई एल बी साइन थीटा। तो अगर कोई पूछे कि हिंज फोर्स क्या होगी, नेट हिंज फोर्स की अगर हम बात करें वो होगी भाई स्क्वायर रूट ऑफ nx का स्क्वायर प्लस में ny का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट में nx का स्क्वायर, nx का स्क्वायर मतलब आई एल बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में mg माइनस आई एल बी साइन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम्हारे पास नेट फोर्स हिंज फोर्स आ जाएगी, ठीक है भाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इरोडोव से, यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ ए थिन वायर कैरिंग करंट आई 8 एम्पियर एट अ पॉइंट O इफ द वायर इज बेंट एज शोन इन द फिगर। भाई देखो क्या दे रखा है कि एक वायर है ना, और इसको एक बार ऐसे अपन ने सेमी सर्कुलर शेप में बेंड करा हुआ है और एक बार ऐसे पार्ट ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड किया हुआ है। तो ये बोल रहा है अगर तुम O पॉइंट पे एक यूनिट लेंथ रख दोगे, मतलब डीएल लेंथ रख दोगे, तो डीएल लेंथ पे कितनी फोर्स लगने वाली है ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ए केस को पहले अपन करते हैं, अपन क्या करेंगे, एक डीएल लेंथ रख देते हैं, कहां पर, ओ पॉइंट पे अपन ने एक डीएल लेंथ रख दी, और याद रखना है ये डीएल लेंथ तुम्हें करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही रखनी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के अलोंग रखनी है डीएल लेंथ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डीएल लेंथ पे फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस डीएल लेंथ जहां रखी हुई है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, ओके। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई जहां पर भी ये डीएल लेंथ रखी गई है दैट इज ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, सेमी सर्कुलर आर्क का, और वो हो कितना जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भाई होने वाली है इनटू द प्लेन। क्या करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब तुम्हारा इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा ओ वाले रीजन में, ओके। इस पे हम फोर्स देखें, फोर्स इज आई डीएल क्रॉस बी, तो भाई वो फोर्स किधर आ जाएगी, तो तुम क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को पॉइंट करोगे डीएल की डायरेक्शन में, कर्ल कर दोगे किसकी डायरेक्शन में, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दोगे जो कि इस डायरेक्शन में है। तो तुम देखोगे जो तुम्हारा थंब होगा ना वो इस केस में किधर पॉइंट करेगा, वो थंब तुम्हारा पॉइंट करने वाला है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक बार करके देख लेना खुद से, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि इस डीएल सेक्शन पे यहाँ पे फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रही है, कितनी फोर्स लग रही होगी, डीएफ फोर्स लग रही होगी किस पर, इस डीएल लेंथ के वायर पे, ओके। तो वही हमें निकालनी है कि डीएल लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा भाई डीएफ इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, डीएफ की वैल्यू आई और मैग्नेटिक फील्ड कितना है इधर बी नॉट इंटू डीएल, और बी नॉट और डीएल में साइन 90 हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन डीएल सेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर। बस मैंने बी नॉट की वैल्यू रख दी है। अब क्या करोगे, जो भी तुम्हें आई वगैरह दे रखा है उन सब की वैल्यू पुट करके तुम आंसर निकाल सकते हो। दूसरे केस में भी क्या करना है भाई, दूसरे केस में भी यही करना है कि ये जो वायर है यहाँ पर इसके पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही होगी ओ पॉइंट पे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम ओ पॉइंट पे एक डीएल सेक्शन का वायर बना देंगे डीएल लेंथ का, है ना। अब इस डीएल लेंथ पे अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है, भाई मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस रीजन में इन दोनों वायर का, और ये दोनों सेमी इन्फिनिट वायर टाइप्स है, और इनका मैग्नेटिक फील्ड देखोगे यहाँ पर इनटू द प्लेन निकल के आ रहा है। कैसा निकल के आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो इस पे फोर्स तुम देखोगे आई डीएल क्रॉस बी करके,
तो वो फोर्स आ रही है इस पे किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ आ रही है। ओके, तो बी वाले केस में अगर मैं देखूं ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, भाई ओ पॉइंट पे दो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है और एक सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, है ना। हर एक वायर से ओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाय 2। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल, और डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। अच्छा, डीएफ की वैल्यू देखेंगे, डीएफ हो जाएगा आई डी एल इंटू बी नॉट और साइन 90, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ एट पॉइंट ओ, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल। आई, पाई और एल की वैल्यू तुम पुट कर देना, तुम्हें ओवरऑल फाइनल आंसर पता लग जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इरोडोव का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इजी सवाल है, ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए। भाई दो वायर है यहाँ पे जैसे कि तुम्हें दिखा रखा है, और दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है ए, और हर एक वायर में आई करंट फ्लो करता है। हमें बोला है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, बोला है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा किसी भी अगर एक वायर पे देखें। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं भाई इस वाले वायर की वजह से, वायर 2 की वजह से वायर 1 पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पे चला गया, जनरल डिस्टेंस आर पे चला गया इस वाले वायर से, वायर 2 से। ओके, तो यहाँ पर एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल था अपना थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इसी वायर पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डीएल सेक्शन का लेंथ ले लेता हूँ, स्मॉल सेक्शन डीएल, है ना। वायर 1 का स्मॉल सेक्शन ले लिया डीएल, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, वायर 2 की वजह से अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो कैसा आएगा भाई, वो आएगा इस आर के परपेंडिकुलर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अगर तुम पाम रूल से देखोगे तो वो इस तरफ आने वाला है। ओके, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ वायर 1 ड्यू टू वायर 2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ बी नॉट। ओके, तो अभी हमें देखना है इस पे फोर्स वगैरह कितनी लगेगी। एक काम करते हैं, बी नॉट और डीएल के बीच का एंगल भी देख लेते हैं। तो ये वाला एंगल है जब 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और डीएल और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। भाई डीएल और बी नॉट के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब अगर इस पे हम छोटी सी फोर्स देखें डीएफ, तो यहाँ पर मैं डीएफ बोलूंगा, डीएफ हो जाएगा आई डीएल इनटू में बी नॉट एंड इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड बी नॉट, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डीएफ बाय डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई बी नॉट इनटू में साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। अब क्या करते हैं, बी नॉट का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। बी नॉट क्या होगा अपने पास, बी नॉट होगा भाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, बट आर अपने को नोन नहीं है, आर हमें निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का यूज करके मैं बोल सकता हूँ आर कॉस थीटा की वैल्यू ए के बराबर है। मतलब आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ ए सेक थीटा। ओके, तो बी नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए सेक थीटा। अब इसको डीएफ के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास आएगा डीएफ बाय डीएल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए सेक थीटा इनटू में साइन थीटा। अब देखो एक काम कर रहा हूँ, मैं सेक थीटा को भी ऊपर पहुंचा देता हूँ, तो ये कॉस बन जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने पास ये बन जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। फिर मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड किया, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई ए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा। ओके, तो अपने पास देखो क्या आ रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई ए एंड इनटू में हो जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा। हमसे क्या पूछा हुआ था, हमसे बोला हुआ था मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर फोर्स। पर ये फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि भाई डीएफ बाय डीएल की जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी अपने पास म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी एक बढ़िया सवाल है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक कॉपर वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया एस इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। भाई ये कॉपर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इट इज बेंट टू मेक अ 3 साइडेड स्क्वायर कैन टर्न अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ डैश। भाई इसको एक 3 साइडेड स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज ओ डैश के अबाउट ये वायर जो है अपना रोटेट कर सकता है। द वायर इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें बोला है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इफ ऑन पासिंग करंट 16 एम्पियर
द वायर टर्न्स द लेटर डिफ्लेक्ट्स बाय एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। भाई इनिशियली ये वायर कुछ इस तरह से था, पूरा वर्टिकली था, और जैसे ही तुमने वायर से करंट पास किया तो इस पे कुछ टॉर्क वॉर्क लगी होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और ये कुछ इस तरह से टर्न हो गया। तो हमें यही बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें लगाना पड़ेगा अगर इसको हमें 20 डिग्री के एंगल से घुमाना है। ठीक है भाई, क्या क्या दे रखा है भाई, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, और करंट बोला हुआ है 16 एम्पियर अपन ने पास किया है, और क्या बोला हुआ है कि ये थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री से रोटेट हो जाता है। बोला है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा वो हमें बताना है। ओके, तो अपन क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि भाई हर एक जो लेंथ है, हर एक वायर की लेंथ कितनी है, स्क्वायर है, तो मतलब इसकी हर एक साइड कितनी होगी, एल ले लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है एल, और हर एक लेंथ का मास मान लेते हैं, इसका मास कितना रहा होगा, एम रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो ये डायग्राम अपन ने बना लिया। अब यहाँ पर इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ हर एक वायर का मास कितना होगा, मास ऑफ ईच वायर। ओके, तो मास ऑफ ईच वायर के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वायर किसी मटेरियल का बना होगा, है ना, उस मटेरियल की डेंसिटी है रो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वायर का लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया एस, तो ये हो गया मास ऑफ ईच वायर। ठीक है, अब ये अगर इसी सिचुएशन में है भाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये समझ गया हूँ कि ये यहाँ पर टॉर्क को बैलेंस करना है अपने को, क्योंकि वायर जो है वो इसी सिचुएशन में अटका हुआ है ना, इसी सिचुएशन में फिक्स हो गया है जैसे ही अपन ने 16 एम्पियर का करंट पास किया। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैलेंसिंग द टॉर्क्स। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर एक रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगा दी है ना, हर एक रॉड के सेंटर ऑफ मास पे क्या फोर्स लगा दी है अपन ने, mg फोर्स लगा दी है। अच्छा, इसमें करंट मान लो इस तरह से जा रहा था, तो इस वाले में रॉड में करंट जाएगा इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था अपना बी, है ना। तो यहाँ पर एक बात ट्रू है कि जितनी मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगी होगी उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगी होगी, बट इक्वल एंड अपोजिट लगी होगी, है ना। इस वाले वायर पे अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगी होगी, इसमें भी ऐसे बाहर की तरफ लगी होगी, तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए इन दोनों लेंथ्स पे मैंने कोई भी मैग्नेटिक फोर्स शो नहीं करी है तुमको। ठीक, फिर मैंने क्या किया भाई, इस डायरेक्शन में, अब इसमें करंट कैसे गया होगा, नीचे वाली लेंथ में इस तरह से कुछ करंट गया होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर पॉइंट करेंगे, ऊपर की तरफ कर्ल कर देंगे, तो हमारा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जहां पर मैंने मार्क किया हुआ है ये ILB। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क ड्यू टू mg शुड बी बैलेंस्ड बाय टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पर टॉर्क अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से देखूं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई इसके लिए अगर हम देखें, इस वाली लेंथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल लेंथ कितनी है, L लेंथ है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लिखने की कोशिश करूं तो वो भाई कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो डिस्टेंस अपने पास कितना है, L cos थीटा। अब mg's की वजह से भाई टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसी वाली mg को अगर मैं उठा लूं, ये वाला mg ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो इसका अगर हम देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तुम तो बोलोगे ये लेंथ है भाई L, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास हो जाएगा L sin थीटा। ओके, तो हमने लिखा इसकी वजह से टॉर्क कितनी आ गई, mg इंटू L sin थीटा। फिर इन दो बची हुई रॉड्स की वजह से देखें तो इनका mg ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 sin थीटा। तो बची हुई दो mg's की वजह से जो टॉर्क आ रही है दैट इज mg L/2 sin थीटा प्लस mg L/2 sin थीटा। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या बना, ये बन रहा है IBL स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 2mgL sin थीटा। ओके, तो अपने पास b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ m की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी थी अपने पास, रो l इंटू एस, तो mgl की वैल्यू हो जाएगी रो l स्क्वायर s इंटू जी इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा अपना IL स्क्वायर cos थीटा। तो देख रहे हो L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना रिक्वायर्ड है, ये हो जाएगा 2s रो इंटू में g डिवाइडेड बाय I एंड इंटू में tan थीटा। अब जो भी वैल्यूज तुम्हें गिवन है भाई उनकी वैल्यूज पुट कर देना और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, तुम्हें थोड़ा सा टॉर्क वगैरह का आइडिया होना चाहिए, तभी ये वाला प्रॉब्लम तुमसे हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, अपने पास दो वायर दे रखे हैं और इन दोनों वायर में करंट कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो एक बात तो मुझे यहाँ पर ये क्लियर है कि इन दोनों वायर्स में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वो रिपल्सिव रहने वाली है। पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि भाई ये जो वायर है ना ऊपर वाला PQ वायर, इसका मास m है और इसकी लेंथ L है, और ये हवा में बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि ऊपर की तरफ इस पे लगी है मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ इस पे लगी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो वही बोल रहा है कि हमें पहले निकालना है H इन टर्म्स ऑफ I1, I2, L, M एंड G एंड अदर स्टैंडर्ड कांस्टेंट। दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, H एंड G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सिंस PQ वाला जो वायर है भाई हमें दिख रहा है PQ वाला वायर हवा में झूल रहा है,
हवा में ही फ्लोट हो रहा है, तो इट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ लग रही होगी मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ इस पे क्या लग रही होगी, नीचे की तरफ इस पे mg लग रही होगी भाई, है ना। और सिंस ये फ्लोट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर होनी चाहिए इस वायर पे। मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई सेपरेशन बिटवीन द वायर्स दैट इज h इंटू में लेंथ l एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू mg के बराबर। तो यहाँ से h की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल के आई, h की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है म्यू 1 I1 इंटू I2 इंटू में l डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू जी। तो पहला पार्ट तो अपना सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है। दूसरे पार्ट में हमें बोला है इफ वायर PQ इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो PQ वायर को वर्टिकली अपन ने स्मॉल डिस्टेंस से हमने क्या किया है, फिर इसको डिस्प्लेस किया है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ये SHM करेगा और तुम्हें ये बताना है कि अगर ये वो SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड वगैरह कितना होगा। ओके, तो एक बार अपन क्या करते हैं, सिचुएशन को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो सिचुएशन को रीड्रॉ करेंगे तो हमें क्या दिखाई दिया था भाई, नीचे एक इन्फानाइट वायर था। कैसा वायर है ये भाई, इन्फानाइट वायर है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था I1। और ऊपर अगर मैं लिखूं तो पहले इनिशियली इस लेवल पे अपना वायर होता था। अब हमने क्या किया, अब हमने मान लो इसको स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस कर दिया। पहले ये वायर I1 वाले वायर से h डिस्टेंस पे था, अब हमने इसको ऊपर की तरफ x से डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस ऊपर वाली डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है भाई, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया और इसमें करंट कैसे जा रहा था, I2 करंट अपोजिट टू I1 जा रहा था। तो फिर से एक बात तो ट्रू रहेगी कि इस वाले वायर में ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ क्या फोर्स लगी होगी, इस पे mg फोर्स लग रही होगी। ओके, तो हमें बताना है ये SHM करेगा या नहीं करेगा। SHM की जनरल इक्वेशन होती है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x। ये वाली सिचुएशन तक अपने को पहुंचना है। ओके, तो अगर इस सिचुएशन में मैं देखूं भाई F मैग्नेटिक की वैल्यू घट चुकी होगी बट mg की वैल्यू सेम ही रही। इट मींस ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो mg ओवर पावर्ड है एज कंपेयर टू F मैग्नेटिक। मतलब ये mg चाहेगा कि ये वायर जो है वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे वापस आए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अगर हम इस पे लिखे तो नेट फोर्स हो जाएगी F मैग्नेटिक, बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस mg नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो F मैग्नेटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू में l डिवाइडेड बाय 2 पाई h प्लस x। इतना हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन वायर्स माइनस mg। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, h कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 l डिवाइडेड बाय 2 पाई h कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस x बाय h माइनस में mg। बात समझ में आ गई भाई। तो ऊपर से देखो भाई, यहाँ पर अपने पास mg की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट I1 I2 l डिवाइडेड बाय 2 पाई h। और यही तो वो वाला टर्म है अपने पास। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम mg से रिप्लेस कर देने वाले हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा mg और 1 प्लस x बाय h की पावर कितनी हो जाएगी, -1 माइनस ऑफ mg। ठीक है, अगर SHM होना है तो x की वैल्यू बहुत छोटी माननी पड़ेगी h के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो हो जाएगा mg 1 माइनस x बाय h माइनस ऑफ mg। तो यहाँ पर ओवरऑल तुम्हारे पास ये क्या आ गया एक्सप्रेशन, mg बाय h इंटू में x, दिस इज एफ नेट। ओके, तो ये अपने पास कैसी फॉर्म बन चुकी है, ये अपने पास फॉर्म बन चुकी है एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जब भी ऐसे इक्वेशन होती है तो हम बोल देते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसे सिचुएशन में हो जाती है 2 पाई रूट m बाई के। तो यहाँ से ये तो प्रूव हो गया कि ये वायर जो है I2 करंट वाला ये SHM कर रहा है और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m बाई के। यहाँ पर k का काम कौन कर रहा है, k का काम कर रहा है mg बाय h। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया 2 पाई रूट h बाय g। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स अक्सर जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं तुमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये काफी बढ़िया सवाल है और ये अपने को HCV में सॉल्व एग्जांपल्स में दे रखा है और जेईई मेन 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो जेईई एडवांस से कम नहीं है भाई। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। हमें क्या दे रखा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई। तो भाई एक लॉन्ग वायर बना लेते हैं जो कि कितना करंट कैरी कर रहा है, जो कि आई करंट कैरी कर रहा है। तो वही यहाँ पे मैंने बना लिया एक स्ट्रेट वायर और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और मैं मान लेता हूँ ये जो वायर है ये वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ठीक है, फिर हमसे बोला हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इसका मास है m। इसको हमने रखा है एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द वायर, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वायर विद अ स्पीड v। भाई इससे मान लो एक x डायरेक्शन मान लेते हैं, x डायरेक्शन है ना। यहाँ पर ऐसा समझो कि लेट्स से यहाँ से तुमने एक Q चार्ज प्रोजेक्ट किया, इधर से मान लेते हैं कि एक Q चार्ज रखा हुआ था और इसको तुमने प्रोजेक्ट कर दिया वायर की तरफ, कितनी स्पीड से, v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। और इनिशियली ये x0 सेपरेशन पे चार्ज अपना रखा हुआ था। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड द पार्टिकल। तो यहाँ पर देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं, मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से इस रीजन में इनटू द प्लेन आएगा। तो इस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगी, v क्रॉस b अगर मैं करके देखूं तो मेरे को समझ में आ रहा है इस पे फोर्स यहाँ की तरफ कहीं लग रही है, नीचे की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
बट जैसे ही ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा आगे की तरफ जाके, तो हमें दिखाई दिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर का, यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं है उसका मैग्नीट्यूड प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। इट मींस ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू है इसको हमने प्रोजेक्ट किया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कल तो नहीं बनने वाला कहीं से भी। ओके, तो इसके पाथ कैसी रहेगी, एक बार थोड़ा सा उसको ट्रेस करने की कोशिश करें, हो सकता है इसकी पाथ कुछ इस तरह से बन जाएगी, है ना। तो बोला मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड द पार्टिकल, तो यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों के बीच का एक मिनिमम सेपरेशन रहा होगा इस टाइम पे, तो यही मिनिमम सेपरेशन हमें बताना है। और हमें यहाँ पर दिखा था कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या था भाई, इनटू द प्लेन था। और तुम क्या करो भाई, इस वाली डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लो, हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन को। ओके, तो हम क्या मान रहे हैं कि हमने इनिशियली पार्टिकल को पी पॉइंट पे रखा हुआ था और यहां से फिर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका मोशन किस प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। और सिंस इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में तुमने फेंका है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है सिर्फ चार्ज पार्टिकल को घुमाना, उसकी स्पीड को वो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना नॉन यूनिफॉर्म था, तो इसी वजह से पार्टिकल एक सर्कल में नहीं गया, वो किसी रैंडम पाथ में गया। ओके, तो अच्छा, अगर मेरे को मिनिमम सेपरेशन देखना है तो उसके लिए पहले मेरे को देखना पड़ेगा किसी भी टाइम पे इस चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है और किस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे फोर्स कितनी लग रही है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर देखूं तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, q टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। फोर्स को क्या लिख सकते हो, तो मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ, अच्छा पार्टिकल मोशन किस प्लेन में कर रहा है, xy प्लेन में, तो इसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट करेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप। ओके, क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वायर का होगा और वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से डिस्टेंस देखोगे तो वो x के अलोंग ही आएगा, हो सकता है इस टाइम पर डिस्टेंस कितना रहा हो, x रहा हो। ओके, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा था अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड अपना आ रहा है इनटू द प्लेन मतलब माइनस k कैप डायरेक्शन में। ओके, अब देखो भाई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन कर रहा है तो एक्सीलरेशन का भी एक एक्स कंपोनेंट रहेगा और एक एक्सीलरेशन का क्या रहेगा, वाई कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक बार तुम्हारे पास आएगा, क्रॉस करोगे आई क्रॉस माइनस के, तो ये तुम्हें दे देगा क्या, ये दे देगा तुम्हें जे कैप, तो ये हो जाएगा क्यू वी एक्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, और डायरेक्शन क्या रहेगी जे कैप। एक बार तुम क्या करोगे, जे कैप को क्रॉस करोगे माइनस के कैप के साथ, तो ये तुम्हें दे देगा माइनस का आई कैप, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी वाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, आई कैप इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मेरे को क्या नजर आया, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मेरे को नजर आ रहा है कि मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस म्यू नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स इंटू में वी वाई, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम क्या करना है, यहाँ पर मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ लेमडा, लेमडा की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कांस्टेंट है मेरी, दैट इज म्यू नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, इसको मैं लेमडा डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो एक्स में जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आने वाला है म्यू नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, जो कि अपना लेमडा बन जाएगा। तो एक्स में जो एक्सीलरेशन आया वो क्या बन रहा है भाई, वो बन रहा है माइनस लेमडा वी वाई डिवाइडेड बाय एक्स। इन द सेम वे अगर तुम y डायरेक्शन में देखोगे तो तुम्हारे पास मिल रहा है मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इन y इज इक्वल्स टू क्यू वी एक्स म्यू नॉट, या फिर एक काम करते हैं क्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, और क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा वी एक्स, है ना, यही आ रहा है। मास को भी डिवाइड कर देते हैं तो m इधर चला जाएगा। ओके, तो अगेन वही क्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एम को अपन क्या रख देंगे, लेमडा पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वाई की वैल्यू आ जाएगी लेमडा वी एक्स डिवाइडेड बाय में x। ओके, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास ए वाई की वैल्यू आ गई। तो अभी तक अपन ने ए एक्स और ए वाई ऑब्टेन कर लिया है, अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हम मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचे। तो भाई मिनिमम सेपरेशन पे एक बात ट्रू रहेगी कि पार्टिकल के पास x में कोई वेलोसिटी नहीं रही होगी, क्योंकि अगर मिनिमम सेपरेशन के वक्त x में वेलोसिटी रही होती तो ये अभी और पास जाता वायर की, बट ऐसा नहीं हो रहा है, अभी इस टाइम पे सेपरेशन मिनिमम है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे सेपरेशन मिनिमम है, तो इस टाइम पे x में वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, जीरो रहने वाली है। इट मींस हमको क्या करना है, हमको vx वर्सेस x रिलेशन चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि अगर मेरे पास ax है, ax को हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें याद होगा एक्सीलरेशन को हम काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते थे, a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, इस तरह से पढ़ते थे, है ना। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ ax को मैंने क्या लिख दिया, vx इंटू dvx डिवाइडेड बाय में dx, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस लेमडा vy डिवाइडेड बाय
एक्स। ओके, अभी देखो इससे कुछ भी ऑब्टेन नहीं हो रहा ना, ये दोनों एक्स में भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो कुछ ऑब्टेन नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एक चीज यूज करूंगा कि हम जानते हैं स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करती, वो बस उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये मिल जाएगा अपने पास 2vx dvx बाई डी टी प्लस 2vy dvy बाई डी टी, और v तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, dt और 2 ये दोनों में ही कॉमन है, उसको राइट हैंड साइड पे पहुंचा के 0 बना देंगे, तो यह आ जाएगा vx इंटू dvx इज इक्वल टू माइनस ऑफ vy इंटू dvy। तो मेरे को क्या चाहिए थी, मेरे को ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चाहिए थी, या तो x में या फिर y में। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, vx dvx को लिख दे रहा हूँ माइनस vy इंटू dvy। ओके, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बनेगा माइनस vy इंटू dvy डिवाइडेड बाय dx, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस लेमडा vy डिवाइडेड बाय x। तो vy से देखो vy कैंसिल हो गया अपना, है ना, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि dvy इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय में x। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब इनिशियल कंडीशन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इनिशियली अगर मैं बोलूँ भाई, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था ये बताओ। इनिशियली अगर हम बोले तो जो अपना पार्टिकल था वो था x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, और x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे इनिशियली उसके पास y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट जो अपना vx था वो पूरा का पूरा किसके बराबर था, इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर, है ना। और हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि मिनिमम सेपरेशन पे क्या हो रहा होगा, मिनिमम सेपरेशन पे भाई ये हो रहा होगा कि x में वेलोसिटी हो जाएगी 0, इट मीन सारी की सारी y में वेलोसिटी चल जाएगी, vy कितना हो जाएगा माइनस ऑफ v। यही हो रहा है ना भाई, देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे सारी वेलोसिटी x में एंड इट इज इक्वल टू v, और यहाँ पर अगर ये मिनिमम सेपरेशन है तो यहाँ पे सारी वेलोसिटी y में जा चुकी है, मोर एक्यूरेटली बोलूँ तो माइनस y में जा चुकी है, वही यहाँ पर मैंने इनिशियल कंडीशन में लिखा हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ dvy इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx बाय x। vy की लिमिट जाएगी भाई, इनिशियली 0 था, फाइनली माइनस v हो गया, और x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, x नॉट से लेकर सम xm का मतलब x मिनिमम, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा माइनस v इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ln x मिनिमम डिवाइडेड बाय x नॉट। तो यहां से मेरे को देखने को मिला कि x मिनिमम की वैल्यू क्या है, x मिनिमम की वैल्यू है x नॉट ई रेज पावर माइनस v बाय लेमडा। लेमडा की वैल्यू भी पुट कर दो भाई इधर इस वाले एक्सप्रेशन से, तो तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन x मिनिमम का क्या बन जाएगा, x मिनिमम का जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो बनेगा अपने पास x नॉट ई रेज पावर माइनस 2 पाई एम वी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट क्यू इनटू में आई, ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो भाई ये एक भयंकर सवाल था, और ये जेई मेन 2025 में पूछा हुआ है, एज इट इज पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, बट ये उन सवालों में से जो कि अपने को छोड़ के ही आने होते हैं। भाई ये टफ शिफ्ट में पूछा हुआ था, शायद ही किसी बच्चे ने ये प्रॉब्लम किया होगा, मैं मानता हूँ 99 या 99.9% बच्चों ने ये छोड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करता अगर तुम्हें आता भी है तो भी स्टिल। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है, दो मासलेस और रेजिस्टेंसलेस स्प्रिंग थी, ठीक है भाई, दोनों को लटका दिया एक रॉड के थ्रू, ये अपने पास एक रॉड है, बोल रखा है रॉड का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो हमें इलोंगेशन बताना है स्प्रिंग में कितना आएगा जब हम की को क्लोज कर देंगे। जब की को क्लोज कर देंगे तो बोला हुआ है कि इलोंगेशन कितना आएगा, किसमें, स्प्रिंग में। तो देखो वो अभी हम समझेंगे कि इलोंगेशन वगैरह क्यों आएगा, पहले तो इनिशियली समझने की कोशिश करो। इनिशियली जब अपन ने की को ओपन रखा हुआ है, ठीक है, पहला हम क्या केस कंसीडर कर रहे हैं, जब अपन ने की को ओपन रखा हुआ था तो हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि भाई इसमें कुछ एक्स नॉट इलोंगेशन होगी, इसमें भी एक्स नॉट इलोंगेशन होगी, तो ऊपर की तरफ के एक्स नॉट और नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, फोर्स mg फोर्स लग रही होगी, है ना। तो इनिशियली जब अपनी की ओपन थी तो हमने डायग्राम बनाया, ये अपनी रॉड है, तो रॉड में ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, और इधर भी कितनी लग रही थी भाई, के एक्स नॉट, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही थी, mg फोर्स लग रही थी। तो हमें देखना को मिला कि इनिशियली जो इलोंगेशन वगैरह रही होगी वो किसके बराबर रही होगी, वो रही होगी एक्स नॉट इज इक्वल टू mg बाय 2k। ओके, अब हमने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया, इस स्विच को क्लोज करते ही इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब देखो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो इस वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी नीचे की तरफ, है ना, आई एल क्रॉस बी करके देखोगे तो वो नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स आ जाएगी। ओके, तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि अब क्या होगा, इनिशियली एक्स नॉट पहले से ये क्या थी भाई, इलोंगेटेड थी, अब हो सकता है इसमें x और इलोंगेशन आ जाए, ठीक है। तो अब जो फाइनल सिचुएशन में फोर्स लगेगी इस पे ऊपर की तरफ लग रही होगी के एक्स प्लस एक्स नॉट, है ना, दूसरे स्प्रिंग में भी के एक्स प्लस एक्स नॉट लग रही होगी, और नीचे की तरफ mg पहले भी लग रही थी, अभी भी लग रही है, और नीचे की तरफ एक और फोर्स लगने लगी, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आई एल इंटू बी। अच्छा, इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, करंट की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका था, रॉड का था, दैट इज स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ पर जब अपन ने की को क्या किया, जब अपन ने की को क्लोज कर दिया
की क्लोज करने के बाद हमें देखने को मिला कि ऊपर की तरफ फोर्स कितनी होगी भाई 2kx प्लस एक्स नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू mg प्लस आई एल इंटू बी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kx प्लस 2kx नॉट एंड दिस शुड बी इक्वल टू mg प्लस में कितना हो जाएगा भाई, आई की वैल्यू होगी ई बाई आर एल इंटू में बी। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास इनिशियली क्या मिला था कि 2kx नॉट तो mg के बराबर है, तो यहाँ से 2kx नॉट और mg तो कैंसिल हो गए। तो हमें क्या पूछा हुआ था, इलोंगेशन कितनी आएगी, तो इलोंगेशन की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू ई एल बी डिवाइडेड बाई 2k इंटू आर। ये क्या आ गई अपने पास, इलोंगेशन इन फाइनल सिचुएशन, दैट इज द इलोंगेशन आफ्टर प्रेसिंग द की। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन वायर P एंड Q इफ वायर Q इज इन इक्विलिब्रियम। भाई वायर Q इक्विलिब्रियम में और P और Q में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस P वाला वायर Q वाले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और P वाले वायर ने Q वाले वायर पे फोर्स लगाई होगी F1। Q और R वाले वायर में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस R वाले वायर ने भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, कितनी फोर्स लगा के, F2 फोर्स लगा के। हमें बताना है P और Q के बीच का सेपरेशन कितना होगा अगर Q वाला वायर इक्विलिब्रियम में है। Q वाला वायर इक्विलिब्रियम में, इट मींस उस पे नेट फोर्स कितनी है भाई, 0 हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी F1, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 इंटू I2 दैट इज 2 एम्पियर इंटू में 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय द सेपरेशन दैट इज x। और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई और I1 इंटू I2 दैट इज 1 एम्पियर इंटू 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारे पास म्यू नॉट 2 पाई तो गए, तो ये ओवरऑल आएगा 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आ रही है, x की वैल्यू अपने पास 6 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इनिशियली द वायर 2 इज इन इक्विलिब्रियम। भाई ये वाला जो वायर 2 है ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्यों रहा होगा भाई, इनिशियली अगर मैं बात करूं इस पे एक तो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगी होगी और नीचे की तरफ क्या लगी होगी, इस पे mg फोर्स लगी होगी। अब बोला है कि अपन ने क्या किया, I1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जैसा कि तुम देख सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ वायर 2 जस्ट आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई जैसे ही तुमने वायर की करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी होगी, इनिशियली तुम्हारे पास क्या मिल रहा था कि F मैग्नेटिक की वैल्यू mg के बराबर मिल रही थी। अब जैसे ही वायर की करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी तो इस पे फोर्स जो अट्रैक्टिव थी वो रिपल्सिव बन गई और mg फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ लगी रही थी, वेयर m इज द मास ऑफ वायर I2। इसका एक्सीलरेशन देखें तो नीचे की तरफ होगा और होगा कितना, F मैग्नेटिक प्लस में mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वायर दैट इज m। F मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू जो इनिशियली अपने को मिली थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg प्लस में mg डिवाइडेड बाय में मास m। तो ओवरऑल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा अपना 2g आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो बच्चों नेक्स्ट है अपने पास रेल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, अपने पास दो रेल्स होती है, ये ऐसे मेटल रॉड टाइप है और ये फिक्स है अपनी लोकेशन पे। और इन रॉड्स पे अपन ने क्या किया, एक स्लाइडिंग रॉड रख दी है, ये स्लाइड कर सकती है ये वाली रॉड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे और वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो तुम्हें भाई ये वही दे रखा है कि रेस दे रखी है, जीरो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन लेस है। ये रॉड दे रखी है, इसके बारे में बोला है इसका मास है m, इसका रेजिस्टेंस कितना है r। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रॉड एट एनी टाइम t आफ्टर क्लोजिंग द की। तो भाई देखो क्लोज करने के बाद की को क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा, कितना करंट, I करंट फ्लो होगा। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, तो इसमें भी एक करंट फ्लो हो जाएगा I। और L क्रॉस B करोगे इस पे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स, इट मींस ये जो रॉड है ये अपनी राइट की तरफ भागने लगेगी। ठीक है, तो अपन यही डायग्राम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करोगे तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना भाई। तो तुम्हें क्या बताना है, स्पीड बतानी थी। स्पीड के लिए पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इस रॉड का जो एक्सीलरेशन वो कितना है। ओके, तो उसके लिए पहले मैंने लिखा करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो करंट की वैल्यू आ रही है E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखें वायर पे वो कितनी है, IL इंटू बी। आई की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा ELB डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अगर मैं देखूं एक्सीलरेशन कितना है वायर का, वो होगा फोर्स ऑन वायर डिवाइडेड बाय मास m। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ELB डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और यहाँ से हमें देखने को मिला कि भाई ये जो एक्सीलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, इट मींस अपन काइनेमैटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर t टाइम बाद में वेलोसिटी देखूं तो वो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास, 0 है ना, रॉड इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा, ELB इंटू t डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हो गया अपना रेल प्रॉब्लम। और इस टाइप के प्रॉब्लम अक्सर जेईई एडवांस जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, अब इसी में फर्दर क्वेश्चन मैंने पुट किया कि तुम्हें इसकी वेलोसिटी चाहिए एट एनी डिस्टेंस x।
या फिर इसकी वेलोसिटी जब रॉड जो है वो अपनी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो भाई क्या ही बड़ी बात है, तो हम क्या करेंगे, अगेन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन डिस्प्लेसमेंट x हो चुका होगा, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रही है रूट 2a इंटू एक्स। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट ओवर a की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा ELB इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो गया जब अपना एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये अपना रियल प्रॉब्लम जैसे ऊपर अपन ने करी है वैसी ही है। यहाँ पे हमें निकालना है स्पीड ऑफ रॉड एट एनी डिस्टेंस x आफ्टर क्लोजिंग द की। ऊपर वाले प्रॉब्लम से क्या अलग है कि इस बार रेल रेजिस्टेंस लेस नहीं है, उनका रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर। ठीक है, ये रेल जो है वो इधर की तरफ है, ये पूरी एक रेल है और ये नीचे वाली रेल है, और इन रेल्स के ऊपर ये अपनी येलो वाली जो रॉड है ये स्लाइड कर रही है। मान लो अगर ये वाली जो येलो वाली रॉड है वो अपनी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है तो वो यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगी भाई, इसका रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा, डेट इज कैपिटल आर। ऊपर वाले रेल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, नीचे वाले रेल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर अपन सर्किट को रीड्रॉ करें तो हमें सर्किट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में तुम्हें दिखाया है। ठीक है भाई, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई करंट फ्लो हो रहा होगा, और ये जो रॉड है इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, कितनी, IL इंटू बी लग रही होगी किसी भी इंस्टेंट पे। तो इस बार मैं अगर करंट बोलूं, करंट की वैल्यू होगी टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस बार सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस एक तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स, मतलब दो बार लैम्डा एक्स को रेजिस्टेंस जो है इसको ऐड करना पड़ेगा प्लस कैपिटल आर, है ना। ये अपने पास करंट निकल के आया, तो मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड पे लगेगी वो होगी IL इंटू बी, तो ये हो जाएगा IL इंटू बी। एक्सीलरेशन जो आएगा रॉड का वो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, दैट इज ILB डिवाइडेड बाय m। तो एक बार लिख लें, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ELB डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन की वैल्यू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा x। यहाँ पर एक्सीलरेशन x पे डिपेंडेंट है, इट मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो तुम काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते, तो स्टिल तुम्हें vx रिलेशन चाहिए, तो तुम एक्सीलरेशन को लिख दोगे भाई v dv by dx, v dv by dx इज इक्वल्स टू ELB डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v dv इज इक्वल्स टू ELB बाय m, मैंने कॉमन ले लिया और इधर लिख दिया dx डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा x। लिमिट इधर कहाँ से कहाँ तक, 0 टू v लिमिट जाएंगी, और इधर लिमिट के इधर जाएगी अपनी 0 टू x तक लिमिट जाने वाली। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, ये दे देगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ELB डिवाइडेड बाय m इंटू में ln ऑफ कैपिटल R प्लस में स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, और डिवाइड में क्या कर दोगे भाई, डिवाइड में आ जाएगा 2 लैम्डा, है ना। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है भाई, देखो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा ELB डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू m, और ये हो जाएगा ln ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर भाई, ये हो जाएगा ELB डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू m ln ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 लैम्डा x डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। ये अपने पास स्पीड आ गई एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये अपना एकदम जेई एडवांस लेवल टाइप सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक बार खुद से जरूर सॉल्व करके देखेंगे इन रेल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है जो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट केस देखो भाई, अपने को क्या दे रखा है, फिर से वही वाली सिचुएशन है कि अपने को दो रेल्स दे रखी है और इन रेल्स के ऊपर एक मूवेबल रॉड है जो कि मूव कर सकती है, और इस बार ये जो रेल्स है इन रेल्स के बारे में बोल रखा है कि इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, है ना। तो तुम्हें ये बताना है कि अगर रेल्स रफ है और उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो तुम्हें म्यू मिनिमम की वैल्यू बतानी है, सो दैट रॉड रिमेन एट रेस्ट, कि मतलब रॉड रेस्ट पे ही रहे, कितना म्यू चाहिए उसके लिए हमें, है ना। तो एक बार क्या करते हैं, सर्किट बना लेते हैं अपना। ठीक है, सर्किट तो यहाँ पे खैर बना ही हुआ है, ऐसे आई करंट फ्लो हो जाएगा, जैसे ही अपन स्विच को ऑन करेंगे तो इधर की तरफ एक करंट फ्लो होने लग जाएगा, कितना, इधर की तरफ करंट फ्लो होने लग जाएगा IL इंटू बी, है ना। अगर ये ILB किसके बराबर है, पीछे की तरफ लग रही होगी इस पे फ्रिक्शन फोर्स, अगर ILB फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है तो ये जो रॉड है ये एज इट इज इसी पोजीशन पे रुकी रहेगी। आज समझ में आ रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि पहले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट में हमें F मैग्नेटिक की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर करनी पड़ेगी। F मैग्नेटिक कितना होगा, IL इंटू बी, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, म्यू M इंटू जी। अच्छा, ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या रॉड का रेजिस्टेंस है, रॉड का रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्या रेल्स का रेजिस्टेंस है, रेल्स का भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाई आर, तो दिस शुड बी इक्वल टू E बाई आर L इंटू बी
एंड ये किसके बराबर रहेगा, म्यू एम जी के बराबर। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू मिनिमम की वैल्यू होनी चाहिए ई एल बी डिवाइडेड बाय एम जी आर। ये अपना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अच्छा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है कि अगर म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 है तो तुम्हें एक्सीलरेशन बताना है। ओके, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, और म्यू मिनिमम है कितना, ई एल बी डिवाइडेड बाय एम जी आर, तो इसका आधा, तो म्यू इस बार कितना है, ई एल बी डिवाइडेड बाय 2 एम जी आर। अब क्या करेंगे, अब हमें देखने को मिला अपने पास एक रॉड है ना, रॉड के ऊपर आगे की तरफ फोर्स क्या लग रही होती, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रही थी, और पीछे की तरफ इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी। तो मैंने देखा भाई इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ ही हो जाएगा, है ना, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एम ए इज इक्वल टू आई एल बी माइनस ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया और कुछ नहीं किया है, तो यहाँ से हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू, आई की वैल्यू भी रख दो भाई, ई बाय आर एल इंटू बी माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है, ई एल बी 2 एम जी आर, और नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो देखो यहाँ एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या निकल के आ रहा है, एक्सीलरेशन निकल के आ रहा है ई एल बी डिवाइडेड बाय 2 एम जी इंटू आर। ये अपना एक्सीलरेशन आ गया रॉड का, और ये एक्सीलरेशन आया किधर की तरफ है, ये एक्सीलरेशन आया राइट की तरफ। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, सी पार्ट में हमसे बोला हुआ है इफ रेल्स आर स्मूथ, अगर रेल्स स्मूथ है देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रॉड आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एक्स नॉट। ये तो ऊपर वाले पार्ट में कर ही चुके, क्या बोला है कि रेल्स स्मूथ है भाई, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर रहेगा, एफ मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय मास। एफ मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी होगी, आई एल बी, आई की वैल्यू है ई बाय आर एल इंटू बी डिवाइडेड बाय एम, तो एक्सीलरेशन कितना निकल के आया, ई एल बी डिवाइडेड बाय एम इंटू आर। फिर हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एक्स नॉट, रॉड एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ये इक्वेशन इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी भाई स्क्वायर रूट ऑफ ई एल बी, और एक 2 का फैक्टर भी रहेगा, और इनटू में एक्स नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू आर, ये अपनी स्पीड आ गई किसकी, रॉड की आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, अपन ने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और स्प्रिंग बैलेंस से एक फ्रेम अपन ने लटका दिया जिसका मास था m, और इसकी हर एक साइड की लेंथ दे रखी है l। तो तुम्हें बताना है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। पहली बात तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है उधर टेंशन कितनी है, तो टेंशन में मुझे समझ में आ रहा है कि वायर फ्रेम में नीचे की तरफ एक तो mg लग रही होगी, दूसरा अगर तुम इधर देखोगे ना एडी सेक्शन पे जितनी फोर्स लगी होगी, और वो फोर्स लगी कितनी होगी बाहर की तरफ, उतनी ही फोर्स जो है बीसी सेक्शन पे लगी होगी बाहर की तरफ, तो इक्वल एंड अपोजिट ये कैंसिल आउट कर देगी। इस ए बी सेक्शन में फोर्स जो लगी होगी वो नीचे की तरफ, और वो फोर्स लगी कितनी होगी, ये फोर्स लगी होगी भाई आई एल इंटू बी, तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग मतलब टेंशन, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस आई एल बी। हो गया सवाल सॉल्व, और यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट जेई मेन में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल इन विच अ चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग। भाई एक सर्कल के चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम ऐसे देखेंगे कि ये जो लूप बनना है ये करंट लूप की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, और उसकी वजह से हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो अगर हम इसको करंट लूप की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई करंट की वैल्यू होगी Q डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा, I क्या होता है भाई चार्ज अपॉन टाइम, टाइम की जगह यहाँ हम लेंगे टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई और बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर लिख देंगे, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है V बाय आर, तो करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है Q V डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 आर, है ना, क्योंकि हमने देखा था अगर कोई भी करंट लूप है उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट I बाय 2 आर। तो यहाँ पर I की वैल्यू रख दो, तो तुम्हारे पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट Q इंटू वी डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये एक्सप्रेशन तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें बस मेथड समझना है कि करंट हमें लिखना है Q बाय टी, टी होगा टाइम पीरियड, और उसकी हेल्प से फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है सेंटर पे कितना हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो इसी में एक केस आता है, इसमें क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज रिंग के सरफेस पे दे रखा है। अब कोई चार्ज घूम नहीं रहा है, एक रिंग है, रिंग के सरफेस पे Q चार्ज है, और इस रिंग को हमने इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। तो फिर से सेम सवाल है कि ये बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो करने का तरीका भी सेम रहेगा कि अपनी आई की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, Q बाय टी के, और टी कितना होता है अपना 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा Q ओमेगा बाय 2 पाई, और ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा से घुमा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हम लिखेंगे ही। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सेंटर पे बोलूँ वो हो जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू
2 पाई आर, ये आ जाएगी, है ना। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसको और कैसे लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो क्यू म्यू नॉट क्यू इंटू एफ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बता सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिस रेट से अपन ने इस रिंग को घुमाया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपना जो भी मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड पार्ट था वो यहीं पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके बच्चों।